दोस्तों, आज मेरी कोचिंग क्लास नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग दिल से लाइक कर रहे हो और सपोर्ट दिखा रहे हो। तो आज मैंने आप सबके लिए लगभग 2 घंटे का वीडियो बना दिया है। लेकिन शायद मैं रोज ऐसा वीडियो नहीं बना पाऊंगा, पर जब भी ऐसा समय मिलेगा तो मैं जरूर बनाऊंगा। आज नैश किंगडम आर्क का लास्ट एपिसोड है और कल से नया आर्क शुरू होगा। तो आज का भी लाइक एम रख रहा हूं 1100। मुझे उम्मीद है कि आज भी आप अपना पूरा सपोर्ट दिखाओगे। वीडियो को एंजॉय करो। जियांग यी को पता था कि यह लड़ाई एक दिन जरूर होगी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि बरियल मास्टर पहले हमला करेगा। सब कुछ दिखने में आकस्मिक लग रहा था, लेकिन यह तय था। जियांग यी पहले ही समझ चुका था कि यह सब गार्डियन की सोची समझी योजना थी। पहले उन्हें होली स्पिरिट टेम्पल के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया और फिर गॉड के स्रोत की ऊर्जा के माध्यम से लड़ाई में उलझा दिया गया। लेकिन यह जानते हुए भी चीजें जियांग यी के प्लान के अनुसार नहीं हो रही थी। हालांकि मौजूदा स्थिति उसके नियंत्रण में थी। बरियल मास्टर की ताकत बेहद शक्तिशाली थी। उसकी सिक्स सेंस टेक्निक ने उसे लगभग अपराजय बना दिया था। जियांग यी ने पहले से की गई तैयारी का उपयोग कर उसके बुद्धि के दिल को तोड़ा, लेकिन फिर भी उसे उसकी ताकतवर फिजिक का सामना करना पड़ा। उसके पास न्यूक्लियर बुलेट्स वाली पिस्टल थी, क्योंकि साधारण गोलियां बरियल मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। जियांग यी लड़ाई करते हुए पीछे हटता गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर बरियल मास्टर करीब आ गया तो डायमेंशनल गेट भी उसे नहीं रोक पाएगा। बरियल मास्टर की मुट्ठी न्यूक्लियर बम से टकराई। कमरे की सभी चीजें टूट गईं और गॉड का स्रोत जमीन पर बिखर गया। जियांग यी ने स्थिति का फायदा उठाते हुए बरियल मास्टर पर सटीक निशाना लगाना शुरू किया। यह जियांग यी के लिए पहली बार था कि वह इतने शक्तिशाली दुश्मन से लड़ रहा था। अगर मैंने तुम्हारे लिए बैकअप प्लान न बनाया होता तो शायद आज तुमसे हार जाता, उसने कहा। उसने अपनी आर्मर का कॉलर खोला और एक छोटी सी आकृति बाहर निकली। वह उसकी बैटल बीस्ट हुआ थी। हुआ ने जोर से दहाड़ मारी और उसका शरीर विशाल हो गया। वह पूरी तरह से काला और भयानक था। अब यह लड़ाई दो बनाम एक है। जियांग यी और हुआ ने बरियल मास्टर पर एक साथ हमला किया। बरियल मास्टर को दोनों तरफ से दबाव महसूस हुआ। तुम हार गए, जियांग यी ने कहा। उसने गॉड के स्रोत को उठाया और बाहर चला गया। आगे की लड़ाई तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच की है, जियांग यी ने लोजुओ से कहा। लोजुओ, बरियल मास्टर का जुड़वा भाई, अब अपनी जगह लेने के लिए तैयार था। अगली बार जब हम मिले तो मुझे उसकी गॉडहेड लाकर दिखाना, जियांग यी ने कहा। बरियल मास्टर ने कमरे में खड़ा होकर अपनी हार को स्वीकार किया। जुए गुओ एक खाली कमरे में खड़ा था, बिल्कुल खोया हुआ। उसकी आंखें बुझी हुई थीं। तभी दरवाजा खुला और लुओ जो अंदर आया। उसने देखा कि उसका भाई, जो कभी बेरियल मास्टर कहलाता था, अब जमीन पर बैठा, घुटनों में सिर छुपाए एक टूटा हुआ इंसान बन चुका था। जुए गाओ, लुओ जुओ ने धीरे से पुकारा। वो आवाज जैसे अंधेरे में एक किरण की तरह थी, लेकिन जुए घो अपनी इनर डार्कनेस में इतना डूब चुका था कि बाहर निकलना नहीं चाहता था। तू आया है मेरा गॉड हेड लेने? उसने बिना भाव के कहा। हाँ, शायद मुझे ही शुरू से यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। लो जुओ उसके पास आया और उसे गले लगाया। भाई, तू भूल गया, हर चीज एक कॉज एंड इफेक्ट का हिस्सा है। सब कुछ नियति का खेल है। दूसरी ओर जब झांग यी की टीम बिखर गई, फैटी शू अकेला किसी अनजान हिस्से में भटक गया। उसे अपनी टीम से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। डर के मारे उसकी हालत खराब थी। तभी एक दरवाजा खोलते ही सामने एक लड़की दिखी। आगुगुई वेन, नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल की हीलिंग म्यूटेंट। उसने तुरंत गन तान दी। फैटी शू का दिल बैठ गया, लेकिन जल्दी सोचते हुए उसने एक्टिंग शुरू कर दी। तू समझती है ये छोटा सा टॉय मेरे लिए खतरा है, उसने कॉन्फिडेंट टोन में कहा। आगुगुईवेन झिंझ की, क्योंकि असल में वो खुद भी वीक थी। धीरे धीरे उसने गन नीचे कर दी। क्या तू कायोस का आदमी है? उसने पूछा। फेटिशु बोला, मैं कायोस का नंबर 1 जनरल हूं। आगुगुईवेन थोड़ी नर्वस हो गई, लेकिन फेटिशु के जेंटलमैन वाले बर्ताव से इंप्रेस होकर उसने साथ चलने की पेशकश की। फेटिशु शॉक था,
पर फिर भी कूल बनकर बोला, ठीक है, चलो साथ चलते हैं। चलते चलते आगू गुइवेन उससे बात करने लगी। मिस्टर तियानपेंग, उसने उसे यही नाम बताया। क्या एंशंट सिविलाइजेशन में तुम्हारी दिलचस्पी है? थोड़ी बहुत नॉलेज है। फेटिशू ने ब्लफ मारा। आगू गुइवेन ने उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ की, पर अंदर से वो धीरे धीरे उसकी बातों से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही थी। जैसे, क्या हुआ शू किंगडम की ओर फोर्सेस आ रही हैं? फैटिशू को झांगी ने पहले ही अलर्ट कर दिया था, इसलिए उसने कोई भी सॉलिड जानकारी नहीं दी। आगू गुइवेन को यकीन हो गया कि वो बहुत ताकतवर आदमी है, क्लेवर और अलर्ट। आखिरकार वो दोनों एक मैसिव पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचे, जो नैश किंगडम की रॉयल लाइब्रेरी थी। बुक्स चारों तरफ फैली थीं, जैसे कोई वहां पुराने सीक्रेट्स ढूंढ रहा हो। फैटी शू और आगू गुइवेन इस डिस्कवरी को देखकर स्टन्ड रह गए। क्या इस लाइब्रेरी में किसी लॉस्ट ट्रूथ की छुपी थी? फैटी शू और एज गुइवेन को लगा था कि वो खजाना ढूंढने आए हैं, लेकिन सामने एक लाइब्रेरी निकल आई। ये तो सिविलाइजेशन का सिंबल है। एज गुइवेन की आंखों में चमक आ गई। ये सब बुक्स तो अमूल्य खजाने हैं। वो यूनिवर्सिटी में पली बढ़ी थी और जानती थी कि ये किताबें लॉस्ट सिविलाइजेशन का पूरा कल्चर बयां कर सकती हैं। अगर इन्हें बाहर ले जाकर डिसाइफर किया गया तो इंसानियत की नॉलेज में जबरदस्त ग्रोथ हो सकती है। फैटिशू को थोड़ी निराशा हुई। उसे न किताबों से मतलब था न हिस्ट्री से। वो तो बस जल्दी से बॉस को ढूंढकर उनके पीछे छुपना चाहता था। तभी किताबों के ढेर के पीछे से जमीन हिली। कुछ बहुत बड़ा सामने आया। एजगुवेन ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली और फेटी शू ने हैंड कैनन सामने तान दिया। फिर एक बूढ़ा आदमी, सफेद बाल, हरे रंग का मोनोकल, हाथ में एक भारी सी बुक लिए सामने आया। वो बस पढ़ रहा था, जैसे उसने उन्हें देखा ही ना हो। फैटी शू घबरा गया, ट्रिगर दबा बैठा। बुक में छेद हुआ और बूढ़ा नीचे गिर गया। तूने उसे शूट क्यों किया? एजगुवेन घबरा गई। अगर ये थ्री आई ट्राइब का कोई पावरफुल बीइंग हुआ तो हम गए। मैंने तो बस सबकॉन्शियसली फायर कर दिया, फैटी बोला। बूढ़ा उठा और गुस्से से बोला, ये 300 साल पुरानी बुक थी। उसने उन्हें देखा और धीरे से बोला, ये तो फेक ह्यूमन लगते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कौन लड़ेगा? दोनों सोच रहे थे। बूढ़ा, जो खुद को नाश कंट्री का टॉप स्कॉलर बताता है, बोला, तुम बाहर से आए हो क्या? यहां के फेक लोग तो इतने क्यूरियस नहीं होते। फेक लोग? एजगुवेन चिढ़ गई। आप खुद कौन है? हम तो असली ह्यूमन है। वो हंसते हुए बोला, तुम भी खुद को ह्यूमन कहते हो? इंटरेस्टिंग। शायद हम सबका कोई कॉमन एंसेस्टर था। उसने बताया कि उनकी हिस्ट्री 13,000 साल पुरानी है। और हां, तुम जिसे अंडरग्राउंड कहते हो, वो हमारे लिए सरफेस है। उसने कहा, हमारे लिए स्काई जाना असंभव है। वहां कोई लिव नहीं कर सकता। हमारा घर एक बड़ा सा अर्थ बॉल है, जिसकी बाहरी सतह हमें प्रोटेक्ट करती है। एजगुवेन कंफ्यूज हो गई। जो वो जानती थी, उससे ये थ्योरी पूरी अलग थी। दूसरी ओर होली स्प्रिट टेम्पल में जंग जारी थी। लैंग यू ने एक गॉड सोर्स को लोकेट किया। वो ऑरेंज कलर का जेम दीवार में जड़ा था, वाइप्सिलॉन बनने की उसकी की। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, पूरा रूम डिस्टॉर्ट होने लगा, जैसे कोई ऑयल पेंटिंग पिघल रही हो। ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये रियल है। उसने खुद को चेक किया। फिर अचानक जमीन से दो ब्लैक हैंड्स निकलकर उसके पैरों को खींचने लगे। फ्लोर अब एक ब्लैक स्वैम्प में बदल चुका था। उसने अपनी ड्रैगन रोअर स्वॉर्ड निकाली, हाथ काट डाले और एक नैनो वायर से ऊपर झूल गई। फिर सामने आया उसका एनिमी, रिबेलियस नाइट मॉडरेट कोड नेम, मड्डी स्वैम्प एबिलिटी इंडेक्स 9800 उसका पावर। किसी भी जमीन को स्वैम्प में बदल देना। लैंग्यू ने देखा कि पूरा ग्राउंड उसकी डोमेन में है। उसके पास अब नो फूटिंग, नो स्टेबिलिटी और नो पावर थी। हंटिंग स्टार्ट, मॉडरेट बोला। ब्लैक लिक्विड शार्प एरो बनकर हवा में तीर की तरह उसकी ओर उड़ने लगे। वो नैनो वायर से हवा में स्विंग करते हुए बचती रही, पर उसकी नजर गॉड सोर्स पर टिकी रही। उसने अपने हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स निकाले और स्वैम्प में फेंके, पर कुछ असर नहीं हुआ। वो स्वैम्प असली पानी नहीं, बल्कि एबिलिटी बेस्ड मटेरियल था।
मॉड्रेड जानता था जब तक वो जेम वहीं है, लियांग यू जाएगी नहीं, और जब तक वो उसके टेरेन में है, मॉड्रेड ऑलमोस्ट इनविंसिबल है। अगर मुझे स्ट्रांग बनना है, लियांग यू ने सोचा, तो मुझे खुद फाइट करनी होगी। किसी और पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। लियांग यूए दीवार पर पैंथर की तरह चल रही थी। उसकी बॉडी को नीली माइंड एनर्जी ने कवर किया हुआ था। लेफ्ट हैंड में नैनो थ्रेड और राइट हैंड में ड्रैगन रोअर लेकर वह काली लिक्विड पर वॉर कर रही थी। लेकिन वो ब्लैक लिक्विड एकदम एरो की तरह शार्प था। दीवार को भेद सकता था, पर ड्रैगन विंग से टकराते ही सॉफ्ट हो गया। वो लिक्विड लॉन्ग विंग को लपेटता हुआ लियांग यूए तक आ गया। हे आई गॉट यू! एक ठंडी हंसी उसके सामने से गूंजी। उसके सूट पर चिपका काला स्लाइम धीरे धीरे एक सिर बन गया, मॉडरेट का। लियांग यूए का चेहरा सफेद पड़ गया। दूर हट! उसने ब्लू एनर्जी के धमाके से काले लिक्विड को उड़ा दिया। मॉडरेट की असली ताकत समझ में आ गई। वो सिर्फ कीचड़ में छिपा नहीं था, वो खुद पूरा स्वैम्प था। हर बूंद उसका हिस्सा थी। मतलब जब तक पूरा स्वैम्प डिस्ट्रॉय ना किया जाए, उसे मारा नहीं जा सकता। लियांग यूए को हेडेक होने लगी। मॉडरेट की अटैकिंग स्टाइल, लिक्विड को हार्डन करके बुलेट की तरह फेंकना, और कभी भी लिक्विड से सॉलिड बन जाना। अगर ये बॉडी के किसी होल में घुस गया तो अंदर से खत्म कर देगा। उस वक्त लियांग यूए बस सोच ही रही थी कि काश यांग शिनशिन यहां होता, जिसके एरो सीधे मॉडरेट को हिट कर सकते थे। लेकिन अब उसे खुद ही लड़ना था। तभी छत भी ब्लैक कीचड़ में बदल गई और ऊपर से लिक्विड गिरने लगा। मैंने कब कहा कि मेरी पावर सिर्फ जमीन पर काम करती है? मॉडरेट ने ताना मारा। लियांग यूए पर चारों ओर से ब्लैक लिक्विड बरस पड़ा। वो पूरे ब्लैक एग में बंद हो गई। एक्सोस्केलेटन आर्मर ने उसे बचा लिया, वरना उसका शरीर कब का इन्वेड हो चुका होता। लेकिन ब्लैक लिक्विड आर्मर को दबा रहा था। क्रीक की आवाजें आ रही थी। आ! लियांग यूए चीखी और 362 पॉइंट से एनर्जी फूट पड़ी। मॉडरेट की शक्ल हर जगह दिखने लगी। दीवार, छत, फर्श, दरवाजा भी ब्लैक स्लज में डूब चुका था। अब यह कमरा नहीं, एक जिंदा मॉन्स्टर का पेट बन चुका था। नाम था मॉडरेट। लियांग यूए के पास दो ऑप्शंस थे, या तो दरवाजे से बाहर भागे या सोर्स ऑफ गॉड ले ले। लेकिन दीवार बैरियर स्टोन्स की बनी थी, तो उसने सोर्स उठाने का डिसीजन लिया। उसने लॉन्ग विंग थामा और पिलर से नीचे कूद पड़ी। ब्लैक स्वैम्प एक नेट की तरह उस पर टूट पड़ा, लेकिन उसने एक ही स्लैश में उसे काट डाला। सोर्स को बैग में डाला और भागी। मॉडरेट चिल्लाया, लालच ने तुझे खत्म कर दिया, और एक 10 मीटर ऊंची लहर उस पर आ गई। लियांग यूए ने क्लाउड एंड स्मोक कवर एक्टिवेट किया और लहर को चीर कर निकली। अब उसे समझ आ गया, ये स्वैम्प ऑफेंसिव नहीं है, बस एंटैंगल करता है। उसने गेट खोला, बाहर निकली, पर ब्लैक लिक्विड सुनामी की तरह पीछा कर रहा था। कॉरिडोर भी स्वैम्प में बदल गया। यू कांट एस्केप! मॉडरेट की हंसी गूंजी। दीवारों से हाथ निकले और लियांग यूए को पकड़ने लगे। उसकी टांगे फंस चुकी थी। स्वैम्प धीरे धीरे होप खत्म करता है, मॉडरेट बोला। लियांग यूए को अब समझ आया कि जब तक हिलेगी तब तक जिंदा रहेगी, लेकिन जैसे ही थकी, खत्म हो जाएगी। वो अपनी ताकत से लड़ती रही। तभी उसे याद आया, कोई भी पावर परफेक्ट नहीं होती। अगर उसका असली शरीर पूरी स्वैम्प होता, तो हर बार मेरे अटैक से उसे चोट लगती। पर ऐसा नहीं हो रहा। मतलब उसका असली बॉडी कहीं छुपा है। उसने तुरंत ऑर्डर दिया, सारा स्पेयर ऑनेल बाहर निकालो। ऑनेल ब्लैक स्वैम्प में बह गया। लियांग यूए ने दो तलवारें निकाली, उन्हें रगड़ा और ऑयल में आग लगा दी। ब्लैक स्वैम्प आग की लपटों में गिर गया। अब लियांग यूए के पास मौका था, मॉडरेट की वीकनेस खोजने का। आग की लपटें तेजी से जल रही थीं, और लियांग यू की आंखें मशाल जैसी चमक रही थीं। ब्लैक स्वैम्प में जलती आग की हरकत को ध्यान से देख रही थी। अगर उसका असली शरीर ब्लैक स्वैम्प में छिपा है और वो अपनी लोकेशन बदल सकता है, तो जरूर कुछ ना कुछ सिग्नल होंगे। सुपरनैचुरल पावर का फ्लो ठीक वैसे ही है जैसे किसी वॉरियर के शरीर में चीख का बहाव। आंखों से देखना मुश्किल है, लेकिन अगर दिल से महसूस करो तो इसका पैटर्न समझ आ सकता है। अब लियांग यू को क्लैरिटी मिल चुकी थी। संकट में भी वो शांत और फोकस्ड रही।
और मोड्रिड के असली शरीर को ढूंढने लगी। जैसे ही इंजन ऑयल स्वैम्प में बहा, उसने एक ऑरेंज येलो ट्रैक बना दिया। आग उस पर दौड़ पड़ी। लियांग की आंखों में चमक आ गई। उसने मोड्रिड की प्रेजेंस को फील कर लिया। मिल गया तू। जमीन पर पैर जमाकर वो आगे बढ़ी। ब्लैक वेव्स उसे ढक रही थीं, लेकिन लॉन्ग ने दो तलवारों से तूफान जैसे वार किए। ब्लैक स्वैम्प उसके आगे बिखरता गया। मोड्रिड की आवाज चारों तरफ गूंजी, इम्प्रेसिव, बट व्हाट नाउ। वो खुद ब्लैक स्वैम्प का हिस्सा बन चुका था। आकार बदल सकता था और बहुत तेजी से मूव कर सकता था। लेकिन लैंग्यू ने जान लिया था, उसका असली शरीर स्वैम्प में कहीं छिपा है। सिर्फ दो तलवारों से कैसे हराऊं? लेकिन लैंग्यू इस सवाल से बेपरवाह थी। उसकी नजरें स्टेबल थीं। अगर स्पीड काफी तेज हो तो सब मुमकिन है। एक पल में उसने दो तलवारों से बिजली जैसी कट्स मारे। तलवार की रोशनी आसमान की तरह कॉरिडोर को ढक चुकी थी। सिल्वर क्रेसेंट्स कॉरिडोर में चमकने लगे। ब्लैक स्वैम्प बार बार काटा गया और कुछ देर तक फिर फॉर्म भी नहीं हो पाया। अब मोड्रिड को थ्रेट महसूस हुआ। वो भागा, लेकिन जैसे ही वो हिला, इंजन ऑयल में हलचल हुई और आग ने उसे बेतरह कर दिया। वो लियांग के सिर के ऊपर से भागा, लेकिन वो फौरन पलटी और तलवार चलाई। उसकी दोनों बाहें और तलवारें ऑफ ट्रिमेज बन गईं, जैसे पूरा कॉरिडोर ही चांद की रोशनी से ढक गया हो। मोड्रेड, जो उंगली जितना छोटा होकर छिपा था, अब बाहर गिरा। उसका शरीर अब बस एक काले कॉम्बैट यूनिफॉर्म में एक छोटा फिगर था। लियांग की वॉर फेटल नहीं थी, शायद जानबूझकर उसने उसे नहीं मारा, क्योंकि एक जिंदा प्रिजनर ज्यादा काम का हो सकता था। मोड्रिड का श्रिंक करना उसकी पावर को भी घटा चुका था। लैंग्यू ने उसके गले में एक कॉलर पहना दिया, जिसमें टीएनटी एक्सप्लोसिव्स थे। अब वो किसी भी वक्त उसे उड़ा सकती थी। फिर उसने उसे एक ड्रग इंजेक्ट किया जो उसकी पावर्स को सप्रेस करता है। अब वो बस एक ऑर्डिनरी इंसान है। नेक्स्ट टाइम काम आया तो बच जाएगा, नहीं तो खत्म। लैंग्यू ने ठंडी आवाज में कहा। मोड्रेड हंस पड़ा। एटलीस्ट मैं तुम्हारे साथी के बदले में एक्सचेंज हो सकता हूं। हमारे ब्रिटानिया में ये ट्रेडिशन पुराना है। लड़ाई में कैदी को मारते नहीं, बल्कि रैंसम पर छोड़ते हैं। मीनवाइल, नैश रॉयल लाइब्रेरी। शुए झोंग आराम से बैठा था, स्नैक्स और ड्रिंक्स के साथ। वो फैटी जू और अगवीवन से ऊपर की दुनिया की बातें सुनकर रोमांचित था। इतनी छोटी सी रेस इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन बना सकती है। इट्स इनक्रेडिबल। हमने बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया है। नैश नेशन केवल ताकत को मानता है, न कि नॉलेज और सिविलाइजेशन को। अगवीवन ने पूछा, मार्शल आर्ट्स के बारे में और बताइए। हमारे इतिहास में ये रेयर है। शुए झोंग मुस्कुराया। इस पूरे देश में इस सवाल का जवाब देने वाला बस मैं हूं। बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो धीरे धीरे उठा, बुक शेल्फ से एक पुरानी किताब निकाली। किताब इतनी फ्रेजाइल थी कि ध्यान से पलटना पड़ता था। हमारी रिसर्च का नतीजा ये है। उसने दिल की ओर इशारा किया। सारी शक्ति दिल से आती है। इसे माइंड पावर कह सकते हैं, बस सोल का फोर्स भी कह लो। फैटी जो हैरान रह गया। वाओ, सुपर पावर्स की ओरिजिन ये है। अग्वीवन को यह सब सुनकर निराशा हुई। उसे मेटाफिजिक्स पसंद नहीं थी, लेकिन फैटी जो इस बात पर जेन्युइनली एक्साइटेड था। शुएजोंग ने दोनों के रिएक्शंस देखे और बस मुस्कुरा दिया। मीनवाइल, होली स्पिरिट टेंपल। होली स्पिरिट टेंपल खाली था। या तो लोग छुप गए थे या कोई बड़ा रिचुअल चल रहा था। प्रिंस एनलेट किसी सैक्रिफाइस की स्पिरिट एब्जॉर्ब कर रहा था, इसलिए आउटसाइडर्स को हटा दिया गया। टेंपल में जनरल बाबुलू द्वारा एक्साइल किए गए सरफेस ह्यूमन ट्रीजर्स ढूंढ रहे थे, खासकर गॉड सोर्स फ्रैगमेंट्स। इन फ्रैगमेंट्स को नैश के लोग बस सजावट की तरह इस्तेमाल करते थे। झांगी की टीम के लिए यह अच्छा था। रेजिस्टेंस कम थी। अंकल यूब भारी आर्मर में अकेले झांगी को ढूंढ रहा था। लू केरन ने उसके लिए स्पेशल टैंक जैसा आर्मर बनाया था। उसकी कॉम्बैट पावर करीब 9500 थी। अंकल यू ने एक डोर खोला। सामने एक रॉयल डाइनिंग हॉल था, जिसमें एक लंबा टेबल था। उसे गॉड सोर्स की एनर्जी का सिग्नल मिला, लेकिन वो ये सोर्स खुद के लिए नहीं, झांगी और उसकी टीम के लिए चाहता था। उसे पता था वो बूढ़ा हो चुका है। रिसोर्सेज का हक उन लड़कियों का है जो अभी भी फ्यूचर के लिए लड़ सकती हैं। तभी
सिस्टम ने अलर्ट दिया, गॉड सोर्स लोकेटेड। टेबल पर एक चमचमाता हुआ चाकू था जिसके हैंडल में एक पीला जेम लगा था। अंकल यू का दिल अचानक जोश से भर गया। उसने पहले भी गॉड सोर्स के कुछ टुकड़े एब्जॉर्ब किए थे, इसलिए वो इसे पहचान गया। हालांकि ये टुकड़ा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये पूरी गॉड सोर्स का लगभग एक तिहाई था। अंकल यू ने तुरंत अपनी गन थामी और तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन तभी दूसरी दिशा से एक तेज क्रैश की आवाज आई। खिड़की टूट गई और रंग बिरंगे शीशे चारों ओर बिखर गए। एक गोल्डन फिगर हवा में घूमते हुए डाइनिंग टेबल पर आ गिरा। वो एक गोरा आदमी था, सुनहरे कॉम्बैट सूट में, घुंघराले बाल और घनी दाढ़ी वाला। राउंड टेबल के नाइट गार्डियन नाइट गैलाहैड, जिसे उसकी मैजेस्टिक बॉडी और बालों की वजह से गोल्डन लायन भी कहा जाता है। ओह, कितना क्लोज था, मैं ऑलमोस्ट लेट हो गया। गैलाहैड ने मुस्कुराते हुए अंकल यू को देखा। तो तुम जियांगनान डिस्ट्रिक्ट से हो? क्या संयोग है? क्या तुम भी होली एसेंस के लिए आए हो? अंकल यू ने गहरी सांस ली। सच में अच्छी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये कुछ सेकंड देर से आता तो सोर्स वो पहले ही ले जाता। अब क्या कर सकते हैं? अंकल यू मुस्कुराया, लेकिन उसका आर्मर पहले ही सभी हथियार उस पर एम कर चुका था। हम बूढ़े जरूर हो गए हैं, गैला हेड बोला, पर थोड़ा एनर्जी बचा है। अंकल यू ने सफेद दांत दिखाए, तो आ ही जाओ। और तभी बैटल शुरू हो गया। अंकल यू का आर्मर पूरी तरह वेपन से लैस था। ब्लैक बोन कटिंग स्वॉर्ड, शोल्डर पर लेजर कैनन, रिस्ट पर पार्टिकल स्प्रे गन और पीठ पर जेट बूस्टर। वो पूरी ताकत से गैला हेड पर टूट पड़ा। गैला हेड ने नाइट्स ग्लोरी कहते हुए एक विशाल गोल्डन शील्ड समन किया। बुलेट्स की बौछार उस पर गिरने लगी, लेकिन शील्ड ने सब रोक लिया। फिर गैला हेड ने जमीन पर शील्ड मारा और एक गोल्डन शॉक वेव सीधी अंकल यू की ओर बढ़ी। अंकल यू ने बूस्टर से उड़ान भरी और हवा से बुलेट्स की बारिश शुरू कर दी। गैलाहेड पीछे हट गया, लेकिन फिर वो शील्ड लेकर जिग जैग में भागते हुए अंकल यू की ओर बढ़ा। हाथ से लड़ना चाहते हो तो आओ। अंकल यू ने बोन कटिंग स्वॉर्ड दोनों हाथों में ली और भिड़ गया। टकराव जबरदस्त था। ताकत बनाम ताकत। गैलाहेड का गोल्डन शील्ड बहुत भारी था, लेकिन अंकल यू की तलवार भी हल्की नहीं थी। मोटी, भारी और ब्लंट, जो ब्लंट फोर्स के लिए बनी थी। वो दोनों 2-2 मीटर लंबे फुल पावर पर लड़ रहे थे। मेटल की आवाजों से रेस्टोरेंट गूंज उठा। दोनों मिडिल एज्ड वॉरियर्स स्वयं भी हार मानने को तैयार नहीं थे। अंकल यू के पास बेहतर आर्मर और वेपन्स थे, इसलिए वो मुकाबला बराबरी पर ला सका। उधर जांगी, जो अपने बाकी साथियों को खोज रहा था, इस फाइट की हलचल पकड़ चुका था। किसी की फाइट हो रही है, देखना होगा। वो तेजी से रेस्टोरेंट पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा दोनों फाइटर्स लहूलुहान थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं टूटी थी। अंकल यू ने दीवार पर रखे डिनर नाइफ की ओर इशारा किया, जिसमें गॉड सोर्स की सॉफ्ट रोशनी थी। झांगी ने तुरंत अपना डायमेंशनल गेट खोला और सोर्स को सुरक्षित कर लिया। अब उसके पास दो सोर्स फ्रैगमेंट्स हो गए थे, एक डेमन किंगडम से और एक यहां से। झांगी ने गैलाहेड की ओर देखा और सोच में पड़ गया। मार दे या छोड़ दे। आखिरकार उसने तय किया, तुम्हें जिंदा रखूंगा ताकि जरूरत पड़ने पर एक्सचेंज किया जा सके। प्रिजनर बनो और जिंदा रहो। गैलाहेड गुस्से से बोला, अगर तुम थोड़ी देर से आते तो जीत मेरी होती। अंकल यू थूका, तेरा बस चलता तो तू अब तक मरा होता। झांगी ने गैलाहेड को शैडो स्पेस में फेंका और बोला, चलो बाकी को ढूंढते हैं। लेकिन तभी होली स्प्रिट टेम्पल के ऊपर से एक गहरी गड़गड़ाहट आई। जमीन हिलने लगी, दीवारों की डेकोरेशन गिरने लगी। झांगी का दिल डूब गया, जैसे कोई एंशियंट मॉन्स्टर जाग रहा हो। क्या वही चीज आ गई जिससे मैं डर रहा था? उसने वेपन्स कसकर पकड़े। सिर्फ खुद की ताकत ही सुकून देती है। चलो जल्दी। टेम्पल के बाकी हिस्सों में भी हलचल मच गई थी। फैटी जू, आगू गुइवेन और शिव जॉन्ग भी लाइब्रेरी में कंपाहट महसूस कर रहे थे। अर्थक्वेक? जू ने पूछा। शिव जॉन्ग बोला, नहीं, ये कुछ और है। मेरी कैलकुलेशन कहती है कि अगला अर्थक्वेक तो अभी सालों दूर है। लाइब्रेरी के शेल्व्स गिरने लगे। जू ने मेज से शिव जॉन्ग को संभाला। ओल्ड मैन, यहां से निकलते हैं। शिव जॉन्ग ने एक मोटा नोटबुक उठाया और बोला,
बस यही चाहिए था। आगुगुईवेन ने लाइब्रेरी की ओर देखा, लेकिन बुक्स बहुत भारी थीं। तीनों बाहर निकल आए। शिव जोंग मुस्कुराया, घबराओ मत, मैं तुम सबको सुरक्षित बाहर ले जा सकता हूं। अगर मौका मिले तो अर्थ की दुनिया देखना चाहूंगा। फैटी जू ने कहा, वहां कुछ खास नहीं, सिर्फ स्नो और कोल्ड है। लेकिन उसके दिल में भी हलचल थी। उनका आना शायद इस शांति को खत्म कर दे। शिवजोंग बोला, तुमने कहा था कि वहां नॉलेज और कल्चर को सम्मान मिलता है। वो हमारे लिए काफी है। हमारी नस्ल बहुत वॉयलेंट है। सिविलाइजेशन कई बार टूट चुकी है। कल्चर खो गया है। अब तो मैं भी बस कुछ एंशियंट शब्द ही पढ़ पाता हूं। भले ही शुए जोंग एक थ्री आइड पर्सन था, लेकिन वो बिल्कुल भी डरावना नहीं लगा। वो तो एक खुश मिजाज, किताबों में डूबे रहने वाले बुजुर्ग जैसे थे। फैटीजू हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं तुझे ऊपर ले चलूंगा। हमारा बॉस बहुत अमीर है, वो तेरी रिसर्च में हेल्प करेगा। बातचीत के दौरान फैटी को पता चला कि थ्री आइड ट्राइब की हिस्ट्री में काफी गैप्स है। अब ज्यादातर चीजें बस लीजेंड्स की तरह ही बची हैं। लेकिन शुए झोंग अपने आप में एक चलता फिरता डाटाबेस था। अगर उसे साथ ले जाया जाए तो वो बहुत सी मिस्ट्रीज सॉल्व कर सकता है। अगुइवेन ने कहा, हम ब्रिटानिया में कल्चर को बेहतर तरीके से प्रिजर्व करते हैं। फैटी झल्लाया, चोरी की चीजों पर प्राउड हो। फिर वो तीनों हिलते हुए टेंपल से एग्जिट की ओर भागे। शुए झोंग की आंखों में एक्साइटमेंट था। शायद दो अलग अलग सिविलाइजेशन का मेल कुछ नया पैदा करे। उसी वक्त एक गोली चली। शुए झोंग के सीने में खून की धार बह निकली। उसकी भारी बॉडी धीरे धीरे गिरने लगी। फैटी जू भागकर पास गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गोली चलाने वाली थी सिल्वर हेयर वाली लेडी, लैन मारोग, जो अगुइवेन की साथी थी। फैटी चिल्लाया, तूने उसे क्यों मारा? वो तो बस एक स्कॉलर था। लैंडमार्क ने ठंडे लहजे में कहा, थ्री आइड लोग तो इंसानों को खा जाते हैं। तो क्या मैं गलत हूं? फैटी को जवाब नहीं सूझा। शायद वो सही थी, लेकिन शुए झोंग का रवैया तो इंसानों जैसा था। लैंडमार्क ने फैटी को एक डिवाइस फेंकते हुए कहा, यह कॉलर पहन ले। गुस्से से भरा फैटी अब खुद को रोक नहीं सका। उसने जमीन पर हाथ रखा और उसकी एक्सोस्केलेटन से ठंडी हवा का जोरदार झोंका निकला। पूरा कॉरिडोर -20 डिग्री तक ठंडा हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। फुबुकी! उसने चिल्लाकर ठंडी आंधी छोड़ दी। पर लैंडमार्क और अगुइवेन की सूट इस टेम्परेचर को झेलने के लिए बनी थी। लैंडमार्क ने रैपियर निकाली और अटैक किया, लेकिन फैटी ने लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे करके उसे रोक दिया। वो जानता था कि वो उन्हें हरा नहीं सकता, लेकिन उसने एक काम जरूर किया। शुए झोंग को आइस बुरियल देकर विदाई दी। फिर वो किताब लेकर भाग गया जो शुए झोंग ने उसे मरते वक्त दी थी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया। लैंडमार्क फिर सामने खड़ी थी। उसकी तलवार उसके गले पर थी। तेरे जैसे लोग क्यों लाए जाते हैं केओस द्वारा? तू तो बहुत वीक है। फैटी का दिल दुखा। उसे अपनी कमजोरी पर शर्म आई। लैंडमार्क ने कॉलर पहनाया और बोली, चल, अब और टाइम वेस्ट नहीं करना है। उधर जांगी और लियांग युए फिर मिल चुके थे। जांगी बोला, बस फैटी जू ही रह गया है, उम्मीद है वो ठीक हो। तभी हुआ हुआ ने हवा सूंघी और कहा, मुझे उसकी ग्रेसी स्मेल आ रही है। झांगी ने सामने खड़े महल के दरवाजे को देखा जो आधा खुला था और बोला, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। वो अंदर गए और फैटी जू को देखा। साथ में नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल भी मौजूद थे। दोनों तरफ के लोग आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे के कैप्टिव्स को पकड़कर। फैटी जू और क्यूंगड़ा को नाइट्स ने पकड़ा था। वहीं जांगी के पास मॉड्रेड और गैलेहैड थे। दोनों टीमों ने एक दूसरे के बराबर कैप्टिव्स को पकड़ रखा था। लांसलॉट ने हंसते हुए कहा, क्या अजीब इत्तेफाक है, लेकिन गरुड़ ग्रुप के लोग दिख नहीं रहे। कहीं ये उनकी चाल तो नहीं? झांगी ने कहा, अगर वो इतने पावरफुल होते तो अब तक सामने आ गए होते। इसके बाद दोनों ने बिना टाइम वेस्ट किए कैप्टिव्स को एक्सचेंज किया, कॉलर हटाए, एंटीडोट दिया और अपने अपने लोगों को वापस लिया। फिर लांसलॉट ने कहा, तुझे नहीं लगता ये सब कुछ ज्यादा ही क्विंसिडेंस है? झांगी ने जवाब दिया, हाँ, तुम बताओ, तुम्हारा क्या थॉट है?
लांसलॉट ने बताया कि एक गेटकीपर ने उन्हें रैंडमली इस पैलेस में डाला, लेकिन असल में वो स्पेस को कंट्रोल कर रहा था और जानबूझकर दोनों टीमों को आमने सामने ला रहा था ताकि वो लड़ें और एक दूसरे को थका दें। झांगी ने चिंता जताई कि अगर स्पेस कंट्रोल हो रही है तो उनका मैप भी झूठा हो सकता है, मतलब वो किसी भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। तभी फैटीजू ने धीरे से झांगी की शर्ट पकड़ी और कहा, लाओदा, वो किताब, वो मेरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। झांगी ने देखा, लैंडमार्क के पीछे एक बड़ी सी पुरानी किताब थी। फैटीजू ने जल्दी से बताया कि वो एक थ्री आइड स्कॉलर की नोटबुक है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसमें इंफॉर्मेशन भरी है। झांगी ने तुरंत लांसलॉट को रोका और कहा, वो बुक हमारी है, प्लीज वापस करो। लैंडमार्क ने तलवार पकड़ ली और बुक को प्रोटेक्ट करने लगी। अगुवेन ने शांत लहजे में कहा, ये बुक हमने थ्री आइड क्लान से ली थी, हमें नहीं पता ये कब इसकी बन गई। फैटी जू ने गुस्से से कहा, तुम लोगों ने शुए झोंग को मारा और उसने मरने से पहले ये बुक मुझे दी थी। लांसलॉट ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, नो ऑनर वाली चीज जिसका हाथ लगे उसी की होती है। तुम लोग एक बुक के लिए लड़ना चाहते हो। लेकिन झांग ये सीरियस हो गया। उसने कहा, अगर तुमने मेरी टीम से कुछ लिया है तो उसे लौटाओ, वरना फिर चाहे सामने इंसान हो या थ्री आइड, मैं रास्ते से हटा दूंगा। लांसलॉट को समझ आ गया कि लड़ाई पक्की है। उनके पास ग्रीन नाइट बोस और प्योर नाइट अगुइवेन की सपोर्ट थी, जिससे उसकी पावर 20,000 तक पहुंच सकती थी। वहीं जांग यी को भी अपने शोल्डर पर बैठे हुआ हुआ पर पूरा भरोसा था। दोनों ने एक जेंटलमैन ड्यूल का फैसला किया। हारने वाला स्कॉलर की नोट्स क्लेम नहीं करेगा। ड्यूल के लिए उन्होंने एक बड़ा हॉल चुना। बाहर सबको कहा गया कि वो इंटरफेयर न करे, लेकिन अंदर दोनों अपने साथियों को छुपा कर ले आए। जैसे ही दरवाजे लॉक हुए, हुआ हुआ झांगी के शोल्डर से कूदकर दानव बन गया और लांसलॉट पर टूट पड़ा। झांगी ने दोनों हाथों में व्हाइट हॉल्स पकड़ी और शैडो बुलेट्स की बारिश कर दी। लांसलॉट तैयार था। उसकी ढाल एक्टिवेट हुई और उसके हाथ से ग्रीन वाइन निकलकर एक तलवार में बदल गई। हुआ हुआ के हमले से लड़ते हुए लांसलॉट ने सॉर्ड इन ट्री को एक्टिवेट किया, जिससे पूरा हॉल हरे जंगल जैसा बन गया। झांगी की बुलेट्स इन झाड़ियों को फाड़ रही थीं, लेकिन वो और तेजी से फिर उग रही थीं। अब एक असली जंग शुरू हो चुकी थी और दोनों जानते थे, इस बार पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है। पेड़ों की ताकत की कोई सीमा नहीं होती। ये सूरज की रोशनी में नहाते हैं, जमीन से न्यूट्रिएंट्स खींचते हैं और बिना थके बढ़ते जाते हैं। ग्रीन नाइट बॉस की एबिलिटीज भी कुछ ऐसी ही है। वो दूसरों के शरीर में जड़ें जमा सकता है और उनके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके खुद को और ताकतवर बना सकता है। बॉस की ताकत इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस होस्ट को कब्जे में लेता है। जब वो लैंसलॉट की स्वॉर्ड बना तो वो पेड़ और भी बड़ा और मजबूत हो गया। झांगी ने बिना एक्सप्रेशन बदले लगातार ट्रिगर दबाया। ब्लैक बुलेट्स की बारिश कमरे में फैल गई, जबकि बाकी जगह विशाल पेड़ों से भर गई। बुलेट्स जंगल को तबाह करती रही, लेकिन पेड़ बार बार रीजनरेट हो रहे थे। दोनों तरफ से इस रूम की टेरिटरी के लिए जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। बीच का एरिया एक बैलेंस बन चुका था। हुआ हुआ ने उड़ान भरी और एक हाई एनर्जी पार्टिकल बीम बुशेस के बीचों बीच छोड़ दी। बड़े बड़े ब्रांचेस उसके रास्ते में आ गए, जैसे पेड़ अब स्टील वायर जितना मजबूत हो गया हो। हुआ हुआ ने बड़े हिस्से को तबाह कर दिया, पर ट्री स्वॉर्ड का डिफेंस नहीं टूटा। टूटे पेड़ों से फिर से नए बर्ड्स निकले और झांगी और हुआ हुआ पर अटैक कर दिया। कुछ गड़बड़ है। इंटेल में तो ये प्लांट बेस्ड म्यूटेंट नहीं बताया गया था। झांगी को शक हुआ और लैंसलॉट ने भी पेड़ों की आर्ट से गुस्से में कहा, इसके पास आईपीसिलॉन लेवल का पेट है। इंटेल तो सिर्फ डेल्टा स्ट्रेंथ बता रही थी, पर अगर बस इतनी ही ताकत है तो मैं संभाल सकता हूं। अब लैंसलॉट के पास बॉस और अगुवेन की मदद थी, तो 3 वर्सेस 2 की लड़ाई में भी वो कॉन्फिडेंट था। झांगी ने एनालिसिस करते हुए कहा, स्ट्रॉन्ग डिफेंस एंड फास्ट रीजनरेशन, हमें इसका असली फॉर्म खोजना होगा। वो जानता था इंफॉर्मेशन अधूरी थी,
अब उसे खुद ही हैंडल करना था। झांगी ने एलियन स्पेस खोला, नेपाम बॉम्ब्स निकाले और बुशेज में फेंक दिए। नेपाम से हजारों डिग्री टेम्परेचर पैदा होता है। फायर पेड़ों के लिए परफेक्ट वेपन है। सैन लो वान शियान, उसने खुद को डायमेंशनल डोर से शील्ड किया और बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर दिया। कमरा आग का दरिया बन गया। लेकिन तभी एक विशाल वाटर बॉल ने सारी आग को निगल लिया। ये थी अगुवेन, कोड नेम प्योर वाटर। वो एक हीलर है। उसकी वाटर न सिर्फ आग बुझा सकती है बल्कि पेड़ की ताकत भी बढ़ा सकती है। तीनों, लैंसलॉट, बॉस और अगुवेन, मिलकर ब्लैक चैरियट जितनी ताकत लाते हैं। झांगी को समझ आ गया कि ये सिर्फ लैंसलॉट की पावर नहीं है। उसने देखा कि पेड़ों की वाइन्स लैंसलॉट के बॉडी से जुड़ी है। तो ये है तुम्हारा जेंटलमैन ड्यूल। झांगी ने ताना मारा। लैंसलॉट हंसा, तुम भी तो अकेले नहीं आए हो। अब इंटेग्रिटी की बात नहीं थी, सिर्फ जीत मायने रखती थी। झांगी समझ गया कि फायर अब यूजलेस है। अब उसे नए तरीके चाहिए। लेकिन तभी लैंसलॉट ने हजारों शार्प वाइन से अटैक किया। झांग ये दीवार से टकराया। यहां उसकी स्पेस पावर लिमिटेड थी। प्लान्ड अटैक है ये, उसने माना, लेकिन हार मानने वाला नहीं था। उसने बाइशिया को वापस स्पेस में भेजा और स्वॉर्ड ऑफ होली जजमेंट निकाली। गॉड डेस्ट्रॉयज, जांगी की सबसे घातक शॉर्ट रेंज मूव। पूरा जंगल धूल में बदल गया। अब उसे लैंसलॉट साफ दिखा। उसके शरीर से वाइन्स निकली थीं और कंधे पर कोई एलियन सब्सटेंस चिपका था। जांगी ने तुरंत फिर से गॉड डेस्ट्रॉयज यूज किया और हुआ हुआ के साथ अटैक किया। लैंसलॉट ने ट्री स्वॉर्ड से सब रोक लिया, लेकिन दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा रहे थे। अभी सही टाइम नहीं था। लैंसलॉट ने कहा, मैंने तुम्हारे ऑब्सोल्यूट डिफेंस के बारे में सुना है। फिर उसने स्वॉर्ड ऑफ कॉन्क्वेस्ट कॉन्गर एक्टिवेट की, जो डिफेंस ब्रेकर थी। एक ही वार में झांगी के साथ डायमेंशनल गेट्स टूट गए। लेकिन झांगी मुस्कुराया। फाइनली टू पास आया। अब दोनों पास पास थे। यही झांगी चाहता था। उसने वॉइड पावर से स्वॉर्ड निकाली। स्पेस डिस्टॉर्ट हो गया। लैंसलॉट शॉक्ड रह गया। झांगी की अटैक पावर अंडर एस्टिमेट की गई थी। झांगी का वॉर लैंसलॉट के शील्ड पर गिरा। शील्ड टूटा और लैंसलॉट उड़ गया। वाइन्स ने उसे संभाला और अगुवेन ने तुरंत उसे हील किया। पर अब लड़ाई की दिशा बदल चुकी थी। झांगी सिर्फ डिफेंडर नहीं, एक घातक अटैकर भी था। पहली बार जैंगी और लांसलॉट की आमने सामने की भिड़ंत हुई तो जैंगी को थोड़ा एडवांटेज मिला, लेकिन अगुइवेन की हीलिंग पावर ने उसे तुरंत कवर कर लिया। दोनों को एहसास हुआ कि सामने वाला आसान नहीं है। जैंगी की दाईं आंख में लाइट मुड़ी और डिवाइन डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट हुआ, जिससे पास आती मोटी बेलें जलकर राख हो गई। वह किसी भी हालत में बेलों को अपने ऑल्टरनेट डायमेंशन तक नहीं पहुंचने देना चाहता था। एब्सोल्यूट डिफेंस सच में उतनी ही स्ट्रांग है जितनी दिखती है, लांसलॉट ने सोचा। अगर हमें उसकी डिफेंस को तोड़ना है तो सॉर्ड ऑफ कॉन्क्वेस्ट हॉक ही एक चांस है, लेकिन उससे भी मुश्किल है। जेंगी जानता था कि वो सीधे मुकाबले में लांसलॉट से पीछे रह जाएगा। उसकी पावर लिमिटेड थी, लेकिन 3000 डायमेंशनल गेट्स ने उसे थोड़ी स्पेस दी थी। उसके दोनों साथियों की एबिलिटीज बहुत ट्रिकी हैं। मेरे जीतने के चांस सिर्फ 20% है, लेकिन हारने के चांस 5% से भी कम। जैंगी और हुआ दोनों लांसलॉट पर लगातार अटैक कर रहे थे ताकि उसे सोचने का मौका न मिले। लांसलॉट ने सॉर्ड इन द ट्री से झाड़ियों का जंगल खड़ा कर दिया, जो कटता भी था और फिर से उगता भी। उधर हुआ ने लांसलॉट पर एनर्जी बीम फेंकी, लेकिन लांसलॉट ने फॉलन एशेस फ्लेम से जवाब दिया। तभी जैंगी ने मौका देखकर एक बड़ी वॉइड एनर्जी से हमला किया। लांसलॉट ने बेलों का कवच बनाया जिससे उसकी एनर्जी कम हो गई, लेकिन हुआ के नीचे जमीन से बेलें निकली और उसके ऊपर अटैक कर दिया। हुआ की बिल्ली नुमा बॉडी तुरंत रिएक्ट हुई और उसके बाल स्टील नीडल्स जैसे बन गए। बेलों ने कई नीडल्स को गिरा दिया। जैंगी ने फिर होली जजमेंट को म्यान में डाला और वॉइड एनर्जी चार्ज की। लांसलॉट ने नोटिस किया कि उसका स्ट्रॉन्ग अटैक टाइम लेता है और तभी उसे रोका जा सकता है। झाड़ियों की मदद से लांसलॉट ने दोबारा झटका दिया।
जब वह जैंगी के पास पहुंचा तो जैंगी ने अचानक कंडेंस्ड वॉइड से स्लैश किया, जबकि हुआ हुआ ने पीछे से स्पाइक्स फेंके। लांसलॉट ने एक हाथ से सॉर्ड और दूसरे से प्रोटेक्शन शील्ड लिया और जैंगी की तलवार से भिड़ गया। पूरी टेंपल हिलने लगी। बाहर गांव चांगकोंग ने सुना और बोला, अब ये शुरू हो ही गया। भीतर लांसलॉट ने फिर अटैक किया। जैंगी ने सेनलुओ वानशियांग का डायमेंशनल गेट खोला, लेकिन लांसलॉट उसमें घुस गया और गेट तोड़ दिया। लांसलॉट ने कई डायमेंशनल गेट्स तोड़ डाले। जैंगी को पता था कि अगर सारे गेट्स टूटे तो वो मुश्किल में आ जाएगा। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, उसने कहा। उसने देखा कि सॉर्ड इन द ट्री से आई बेलें ऑल्टरनेट डायमेंशन में जाकर मर रही हैं। इसका मतलब बॉस उसके स्पेस को पार नहीं कर सकता। आखिर में जैंगी ने बेल का एक हिस्सा जॉ केयर को दिया और कहा, इसका एनालिसिस करो, ये प्लांट टिश्यू है या ह्यूमन। क्योंकि झांगी के पास बॉस धीरे धीरे रेंगता हुआ आया और उसकी बांग से जुड़ गया। रूल सिस्टम की ताकत एब्सोल्यूट होती है। यांग शिनशिन के एरोज से, जिसकी भी बॉडी पेयर्स होती है, वो उसका गुलाम बन जाता है और उसके ऑर्डर्स मानता है। तो शिनशिन ने बॉस को झांगी का साथ देने का ऑनर दिया। बॉस ने बेस्ट चॉइस की। वो झांगी के हाथ की स्वॉर्ड बन गया। झांगी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि उसने बॉस की एबिलिटी देखी थी। ये प्लांट बेस्ड पावर इन्फिनिट रीजनरेशन के साथ आती थी, जिसमें ऑनफेंस और डिफेंस दोनों थे। वाइन्स ने जांगी को कस के पकड़ लिया और उसकी बॉडी की पावर्स एब्जॉर्ब करने लगी। साथ ही जांगी को ऐसा फील हुआ जैसे उसकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा आर्म उग आया हो या पाम में एक्स्ट्रा फिंगर्स हो। अब वो ट्री स्वॉर्ड को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था। क्या फीलिंग है? झांगी ने एलियन स्पेस से सुपर नेचुरल फूड निकाला और खा लिया। अगले ही मोमेंट उसके हाथ की वाइन बढ़कर एक जायंट ग्रीन स्वॉर्ड बन गई। अब तुम्हारी स्वॉर्ड मेरी है। उसने स्वॉर्ड उठाई और लांसलॉट की ओर पॉइंट करते हुए हमला कर दिया। हजारों कांटेदार वाइन्स नीडल की तरह बरस पड़ी। लांसलॉट को पता था यह कितना खतरनाक है। वो तुरंत डॉज करने लगा। फॉलन एम्बर फ्लेम। उसने अपनी स्वॉर्ड को ब्लैक फायर से जलाया और कई वाइन्स को राख कर दिया। लेकिन ट्री स्वॉर्ड को रूट से नष्ट करना इम्पॉसिबल था। मैन बॉडी बची रही तो रीजेनरेशन होता रहेगा। वाइन्स फिर से हमला करने लगी। हर दिशा में पेड़, कांटे और बेलें फैल गईं। अब झांगी और हुआ हुआ ने मिलकर हमला किया। कुछ ही सेकंड्स में लांसलॉट पर हजारों बार वार हुआ। लांसलॉट ने अपनी फुल पावर अनलॉक की, नाइट्स हेल्थ सॉन्ग। इससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई और वो दोनों का सामना कर पाया। लेकिन ट्री स्वॉर्ड अब भी झांगी के हाथ में थी। उसे छूना भी मुश्किल हो गया था। झांगी खुश था। सोच से कंट्रोल होने वाला ये वेपन बिल्कुल परफेक्ट था। लांसलॉट, सरेंडर करो। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन माफी मांगनी पड़ेगी और नोटबुक देनी पड़ेगी। लांसलॉट के चेहरे पर गुस्सा था, पर उसे भी पता था बिना ट्री स्वॉर्ड के वो ये लड़ाई नहीं जीत सकता। मैं नोट्स दे दूंगा, पर बॉस को मुझे वापस देना होगा। झांगी ने हंसते हुए कहा, मैं बॉस वापस कर दूंगा, पर नैश कंट्री छोड़ने के बाद। लांसलॉट गुस्से में कांप गया। वो मेरा भाई है। अगर उसका मिसयूज किया तो राउंड टेबल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। झांग यी ने कोल्ड स्माइल दी। उसे डराने की कोशिश बेकार थी। रिलैक्स, कंट्रोल टाइम बाउंड है। मैं बस उसे एक होस्टेज की तरह रख रहा हूं, समझे? अगर एग्री नहीं किया तो अभी फाइट चालू हो जाएगी। लांसलॉट ने टीथ ग्राइंड किए और बोला, ठीक है, फिलहाल लड़ाई रोकते हैं, लेकिन बॉस को हर्ट नहीं करना। यांग शिनशिन की कंट्रोल एबिलिटी लिमिटेड टाइम के लिए थी, फिर बॉस को होश आ जाएगा। झांग यी ने वाइन्स वापस बुला ली, पर ट्री स्वॉर्ड अब भी उसके हाथ में थी। लांसलॉट ने नोट्स दे दिए और पैलेस से निकल गया। झांग यी को कोई चिंता नहीं थी। जब तक बॉस उसके पास है, लांसलॉट भाग नहीं सकता। उसने शिनशिन से पूछा, शिनशिन, मुझे ये स्वॉर्ड बहुत पसंद है, अब क्या करूं? शिनशिन ने कैलमली कहा, उसकी विल इरेज कर दो, बॉडी जिंदा रखो, माइंड खत्म कर दो, एक होलो टूल बन जाएगा। झांग यी ने पूछा, यह मुमकिन है? जो कीर ने जवाब दिया, हाँ, दवाओं से किया जा सकता है। झांग यी ने मुस्कुराकर कहा, वेरी गुड।
लांसलॉट ने नोट्स दे दिए थे, लेकिन बाकी नाइट्स अब झांगी से और भी ज्यादा नफरत करने लगे थे। फिर भी सबको मानना पड़ा कि झांगी की टीम बहुत पावरफुल थी, खास तौर पर उसकी एलियन स्पेस। कोई नहीं जानता था उसमें कितने म्यूटेंट्स छिपे हैं। जो कहा था वो याद रखना, कंट्री छोड़ते ही बॉस मुझे वापस चाहिए। लांसलॉट चिल्लाया। झांगी ने शोल्डर्स उठाए। ठीक है, लेकिन रैंसम तैयार रखना। अब उनका अगला टारगेट था गांव चांगकोंग। झांगी ने पैलेस के पार देखा और कहा, मुझे लगता है वो ऑलरेडी फ्यूचर प्रिडिक्ट करके हमसे एक स्टेप आगे है। गांव चांगकोंग की एबिलिटी री इनकारनेशन डिडक्शन से वो फ्यूचर का अंदाजा लगा सकता था। भले झांगी की टाइम एबिलिटी ज्यादा एक्यूरेट हो, पर गांव भी सही डायरेक्शन पकड़ सकता था। अब वो रास्ता ढूंढने वाला था, दैट टी होली स्पिरिट टेम्पल के गेट की ओर। जाएंगी और लांसलॉट ने तय किया कि वो अलग अलग होकर असली एग्जिट ढूंढेंगे। जैंगी को लगा कि बाबुलू के पीछे वाला दरवाजा ही टॉप फ्लोर की ओर जाता है। लांसलॉट को बॉस को ले जाने पर गुस्सा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर गांव चांगकोंग, गूमैन और चेन श्याओजिंग को लेकर होली स्पिरिट टेम्पल के दरवाजे पर फिर पहुंचा। जनरल बाबुलू कुर्सी पर बैठा था और उन्हें देखकर हैरान हो गया। इतनी जल्दी रिटर्न आ गए? असल में ये टेम्पल वॉइड में छिपा होता है और उसकी पोजीशन बदलती रहती है। यहां आना और फिर से रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन लोगों ने जल्दी रास्ता खोज लिया। इसका मतलब था कि किसी के पास खास एबिलिटी थी। गांव चांगकोंग ने सोचा, अगर हमने बाबुल्लू को जल्दी नहीं हराया तो ऊपर कुछ बहुत भयानक एक्टिवेट हो सकता है। रेडी टू फाइट कहकर उसने अपनी एनर्जी एक्टिवेट की। हेवनली डांस फील, सन व्हील सील और फुडोमियो किंग सील। उसका गोल्डन आर्मर उसे किसी देवता जैसा बना रहा था। बाबुल्लू धीरे धीरे उठा, भारी बैटल एक्स लिया और कुछ बोले बिना अटैक किया। दोनों वेपन्स टकराए और पूरे महल में एनर्जी की लहरें दौड़ गई। गांव चांगकोंग को लगा, ये टेम्पल का गेट कीपर है, लेकिन इसकी पावर उतनी इंटिमिडेटिंग क्यों नहीं लग रही। उसने फाइट की प्रिडिक्शन एबिलिटी चालू कर दी, जो कि फ्यूचर इवेंट्स का अनुमान लगाती है। चैन श्याओजिंग, जिसकी एबिलिटी कैमिलियन है, बाबुलू की एबिलिटीज को ऑब्जर्व कर रहा था ताकि उसे कॉपी किया जा सके। गू मैन और चैन लड़ाई में पीछे थे, लेकिन सपोर्ट में रेडी थे। गांव चांगकोंग ने बाबुलू के साथ कई वार किए, लेकिन बाबुलू लगातार बैटल एक्स से डिफेंड करता रहा। उसने अब तक अपनी असली एबिलिटी यूज नहीं की थी। कई क्लैशेस के बाद गांव चांगकोंग ने एक ट्रिक मूव से बाबुलू के चेस्ट में वॉर किया। गोल्डन एनर्जी से उसका आर्मर डेंट हो गया और खून बहा। गूमैन खुशी से बोली, वो इंजर्ड हो गया। लेकिन तभी बाबुलू ने हाथ घुमाकर अपना आर्मर और बॉडी पूरी तरह से हील कर लिया। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चेन शाओजिंग ने कहा, उसकी एबिलिटी है अपना टाइम रिवर्स करना। इसका मतलब चाहे उसे कितना भी डैमेज मिले, वो उसे अनडू कर सकता है। इसलिए उसकी ऑफेंसिव पावर इतनी हाई नहीं, उसे बस टाइम पास करना है। गांव चांगकोंग ने कहा, कोई भी एबिलिटी परफेक्ट नहीं होती, उसकी वीकनेस जरूर होगी। और उसने दोबारा गोल्डन लाइटनिंग की तरह अटैक किया, लेकिन बाबुलू की कंडीशन हर बार रिस्टोर हो जाती थी, जबकि गांव की एनर्जी धीरे धीरे घट रही थी। अगर ऐसे ही फाइट चली तो आखिर में बाबुलू अपर हैंड में होगा और गांव चांगकोंग कमजोर पड़ जाएगा। पवित्र आत्मा मंदिर के दरवाजे पर तलवारों की चमक और परछाइयां तेजी से टकरा रही थीं। दो एलियन वॉरियर्स की स्पीड इतनी तेज थी कि आम आंखें उनकी मूवमेंट पकड़ नहीं पा रही थीं। गांव चांगकोंग की तेज अटैक सीधा बाबुलू के हेलमेट की ओर थी। वह जानता था कि इस टाइम रिवर्स करने वाले एलियन से लंबी लड़ाई बेवकूफी है। लेकिन बाबुलू एक मशीन जैसा था, बार बार अपनी एक्स से अटैक रोक रहा था। उसकी खासियत यही थी, हर एक मिनट में वह खुद को वापस परफेक्ट कंडीशन में ले आता था। गांव जमीन पर उतरा, लेकिन अब उसकी सांसें तेज चल रही थीं। धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो रही थी और हालत बिगड़ रही थी। उधर बाबुलू शांति से जायंट एक्स लेकर खड़ा था, जैसे दरवाजे का गेटकीपर। तभी चेन शियाओजिंग ने उसे याद दिलाया, बॉस, उसकी एबिलिटी में हर यूज के बीच 1 मिनट का गैप है। लेकिन गांव खुश नहीं था।
1 मिनट में वह बाबुलू को मार नहीं सकता था, और अगर उसने टाइम रिवाइंड किया तो फिर से फुल पावर में आ जाएगा। क्या कोई और कमी है उसकी पावर में? गांव ने पूछा। नहीं, चैन ने कहा, वो खुद को कभी भी रिवर्स कर सकता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। अब गांव को समझ आया कि बाबुल्लू टेम्पल का गेटकीपर क्यों था। उसे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तभी बाबुल्लू ने चैन की ओर देखा और पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच गया। एक झटके में उसने चैन का सिर काट दिया। खून चारों ओर बिखर गया। गांव चौंका गया। उसे अब समझ आया कि बाबुलू सिर्फ टाइम नहीं, बल्कि स्पेस को भी कंट्रोल करता है, वो भी झांग यी की तरह, टाइम प्लस स्पेस ड्यूल एबिलिटी वाला। बाबुलू ने सबसे पहले चेन को मारा, क्योंकि वह उसकी कमजोरी समझ रहा था। अब गांव ने तुरंत गू मान से कहा, भागो यहां से। लेकिन गू मान रुकी रही। उसे जमीन पर टूटा हुआ आर्मर दिखा। उसने समझा कि बाबुलू की एबिलिटी पूरी तरह फ्री नहीं है। शायद उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है स्पेस स्वैप करने के लिए, और शायद लगातार यूज नहीं कर सकता। डर के बावजूद गुमान खड़ी रही। तभी बाबुलू ने फिर से एबिलिटी यूज की और गुमान को सामने लाकर एक्स से वॉर किया। लेकिन गुमान तैयार थी। प्राइवेट प्रिजन कहते ही उसने बाबुलू को एक काले बैरियर में कैद कर लिया। उसका अटैक कुछ सेकंड्स रोका गया। ये टाइम गांव को दोबारा सामने आने के लिए काफी था। गुमान की एबिलिटी थी इटर्नल बैरियर, जिससे वो एनिमीज को ट्रैप कर सकती थी। बाबुल्लू ने बैरियर तो तोड़ दिया, लेकिन वो कुछ पल के लिए रुका, और यही गांव को चाहिए था। गुमान ने बताया, उसकी दूसरी एबिलिटी कंफर्म है, स्पेशल डिस्प्लेसमेंट, पर हर बार यूज करने में कम से कम 5 सेकंड का गैप है। गांव और गुमान को अब बाबुलू की दो एबिलिटीज का पता चल चुका था, रिवर्स टाइम और स्पेशल डिस्प्लेसमेंट। टाइम में वापसी से वो खुद को पूरी तरह रिस्टोर कर सकता था, और स्पेस से वो किसी भी चीज की पोजीशन बदल सकता था। बाबुलू ने फिर हमला किया। गांव ने ब्लॉक किया, पर अब उसके हाथ सुन्न हो रहे थे। गुमान ने फिर प्राइवेट प्रिजन यूज किया, और इस बार अंदर से बैरियर को एक्सप्लोड किया। लेकिन बाबुलू को कोई फर्क नहीं पड़ा। थ्री आईड ट्राइब की बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है। गांव समझ गया, तुम यहां रहोगी तो वो और स्ट्रांग बनेगा। उसे फ्यूअर टारगेट्स चाहिए मैनिपुलेशन के लिए। फिर बाबुलू ने एक स्टोन से गुमान की जगह स्वैप कर दी। गुमान ऑलमोस्ट मर ही गई होती, अगर गांव ने टाइम से उसे बचाया ना होता। गांव की आंखों में मैडनेस चमकी। सील ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये एक एंशियंट भरता पावर थी जो उसने शिवाज डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन से सीखी थी। इससे उसका बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा और पावर आसमान छू गई। गोल्डन एनर्जी उसके चारों ओर घूमने लगी। बाबुलू ने भी 2 कदम पीछे लिए। गुमान को पता था ये एक टेम्पररी बूस्ट है। अगर गांव समय में बाबुलू को नहीं हरा पाया तो खुद ही कोलैप्स कर जाएगा। वो जल्दी हॉल से बाहर निकली। पीछे जोरदार आवाज और गोल्डन लाइट से टेम्पल गूंज उठा। अब सिर्फ एक ऑप्शन था, दूसरों को ढूंढना। वो भागी और तभी उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। झांगी। बाबुलू की फाइट में व्यस्तता ने उसकी एक्साइल पावर को रोका, और झांगी ने रास्ता निकाल ही लिया था। जब गूमैन ने झांगी को देखा तो वो ऐसे दौड़ी जैसे किसी मसीहा को देख लिया हो। झांगी, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। झांग थोड़ा चौंका, क्योंकि गूमैन से उसकी कोई खास पहचान नहीं थी। आमतौर पर जब कोई दूर का इंसान बहुत खुश होकर मिले तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या अच्छी बात हुई? झांग ने 2 इप्सिलॉन की फाइटिंग एनर्जी को फील किया और झट से समझ गया, गांव चांगकोंग और टेम्पल का गार्डियन आपस में लड़ रहे हैं। गुमैन ने सब कुछ जल्दी से बता दिया, यहां तक कि बतुरु की एबिलिटी भी। मकसद था होली स्प्रिट टेम्पल के टॉप तक पहुंचना। ड्यूल टाइम एंड स्पेस एबिलिटी वाला इंसान। झांग को हैरानी हुई, पहली बार ऐसा देखा था। बतुरु खुद को 1 मिनट पीछे ले जा सकता था। झांग ने कहा, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। किसका? गुमैन ने पूछा। गांव ने नहीं बताया। ज्यादा लोग अंदर जाएंगे तो वो अपनी स्पेस रिप्लेस एबिलिटी से कंफ्यूज कर देगा। तभी लैंसलॉट और उसके नाइट्स आए। झांग ने सब एक्सप्लेन किया। लैंसलॉट ने कहा, चलो उसे खत्म करते हैं। झांग ने बोला, तुम और गांव क्लोज कॉम्बैट करो, मैं और हुआ हुआ
दूर से स्नाइपर सपोर्ट देंगे। उसने थंडर स्ट्राइक नाम की स्नाइपर निकाल ली। लैंसलॉट ने कहा, बॉस दो। झांग बोला, अभी नहीं, जब सब खत्म होगा तब। अब प्लान चालू हुआ। गांव और लैंसलॉट अंदर से डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। बाहर झांग और हुआ हुआ 5 किलोमीटर दूर स्नाइपिंग पोजीशन पर थे। 3 पे फायर करेंगे। बतरू को खतरे का एहसास हुआ। वो एनर्जी को फील कर रहा था। बूम! झांग और हुआ हुआ ने अटैक किया। बतरू ने स्पेस डिस्प्लेसमेंट से खुद की जगह लैंसलॉट से बदल ली। लेकिन लैंसलॉट तैयार था। अब उसकी एबिलिटी कूल डाउन पर थी। 5 सेकंड तक बच नहीं सकता। झांग ने दोबारा निशाना लगाया। अगली बुलेट सीने में लगी और आर्मर टूट गया। गांव और लैंसलॉट ने अटैक और तेज किया। बटरू फिर से स्पेस रिप्लेस करके बचा, पर झांग शांत था। हर 5 सेकंड में एक मौका मिलेगा। फिर एक बुलेट सीधा आर पार हो गई। सक्सेस! गांव चिल्लाया। अभी नहीं, झांग बोला, वो टाइम रिवाइंड कर सकता है। बटरू ने घाव को देखा। बुलेट दिल से थोड़ी दूर लगी थी, इसलिए जिंदा था। ये बहुत टफ है, झांग ने सोचा। पर अब भी 40 सेकंड बचे हैं, उसने कहा। फिर से ट्रिगर दबाया। अगली बुलेट मौत का पैगाम बनकर उड़ चली। 30 सेकंड पर बाबुल्लू का पेशेंस टूट गया। उसका बॉडी सीरियसली डैमेज था। जांगी को अब खुद कुछ करने की जरूरत नहीं थी। गांव चांगकोंग और लांसलॉट की जॉइंट अटैक ही उसे रोकने के लिए काफी थी। बिना टाइम वेस्ट किए बाबुलू ने अपनी एबिलिटी टाइम रिवाइंड यूज कर ली। नेक्स्ट मोमेंट उसका शरीर एकदम हेल्दी स्टेट में लौट आया। झांगी ने कहा, अब अगला 60 सेकंड हमारा है। टीम को लगा इस बार उसे फिनिश कर देंगे, लेकिन उल्टा नेक्स्ट फाइट पहले से ज्यादा टफ हो गई। बाबुलू ने ना सिर्फ डिफेंड किया, बल्कि स्ट्रॉन्ग काउंटर भी किया। उसकी हैवी बैटल एक्स ने लॉन्ग रेंज अटैक्स तक को ब्लॉक कर दिया। जांग यी को समझ आया, अब बाबुलू ने उनकी अटैक स्टाइल को एडजस्ट कर लिया है। थ्री आइड ट्राइब भले ही टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड हो, लेकिन उनके वॉरियर्स बर्थ से ट्रेन होते हैं। बाबुलू तो एक हार्डकोर फाइटर था। स्पेशल पावर्स तो बाद में आई। जांगी, लांसलॉट और गांव तीनों मिलकर भी उसे सीरियसली डैमेज नहीं दे पा रहे थे। अगले रिवाइंड से पहले बाबुलू ने पूरी तरह डिफेंसिव गेम खेला, और जैसे ही टाइम हुआ फिर से सब कुछ रीसेट। क्या 4 पीपल मिलकर भी 1 मिनट में नहीं मार सकते? लांसलॉट चिल्लाया। झांगी शांत रहा। ट्राई अगेन। अब उसने 2000 मीटर दूर से शूटिंग शुरू की और यांग शिनशिन को शैडो से बाहर बुलाया। सब समझ गए, अब इस बग से निपटने के लिए रूल सिस्टम का बग यूज होगा। प्लान सिंपल था, जब झांग और हुआ हुआ अटैक करे तब बाबुलू डिफेंड करेगा। उसी टाइम पीछे से यांग का लव एरो सीधा दिल में हिट करेगा। ऐसा ही हुआ। उसका एक्स झांग और हुआ हुआ के अटैक्स को ब्लॉक कर गया, लेकिन रेड एरो सीधा उसके हार्ट को पियर्स कर गई। हथियार नीचे रखो और रेजिस्ट मत करो, यांग ने कहा। लेकिन बाबुलू ने फिर से टाइम रिवाइंड यूज किया और अफेक्ट गायब हो गया। झांग बोला, रिवाइंड से रूल एबिलिटी भी डिलीट हो जाती है। अब उसने स्नाइपर बंद की। अब क्लोज कॉम्बैट करना पर डी हैगा। हुआ ने फौरन उद्धान भरी और टेंपल में घुस गई। झांग ने स्वॉम्प ऑन ए टाइम एक्टिव किया, जिससे बाबुल्लू की टाइम फ्लो स्लो हो गई, लेकिन उसे खुद कुछ फील नहीं हुआ। अब सबके अटैक्स 30% फास्ट लगने लगे। बाबुल्लू डिफेंस नहीं कर पाया। उसने एक बार फिर पोजीशन स्विच की, लेकिन झांग और गांव अलर्ट थे। दोनों ने डायरेक्शन चेंज करके उसे डबल हिट दिया। झांग ने अपनी तलवार से ग्रीन वाइन्स छोड़ी, जो बाबुलू को बांधने लगी। उसने कुछ वाइन्स तोड़ी, लेकिन अगली जॉइंट अटैक ने उसे फिर दबा लिया। हर बार जैसे ही वो मरने के करीब होता, बाबुलू टाइम रिवाइंड कर लेता। लेकिन झांग अब सब कुछ प्रिडिक्ट कर रहा था। जैसे ही बाबुलू ट्रिगर करता, वो सबको वार्न कर देता। अंत में लास्ट रिवाइंड के 52 सेकंड बाद बाबुल को चारों ने मिलकर फिनिश कर दिया। उसकी बॉडी कट से भरी थी और बैटल एक्स जमीन पर गिर चुका था। टीम को रिलीफ नहीं मिला। उसे मारना इम्पॉसिबल जैसा था। उसे खत्म करने के लिए 100 से ज्यादा वार लगे। अब सबकी निगाहें उसकी ओरिजिन पर थीं, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ओरिजिन सिर्फ एक है और वहां 3 लोग हैं। पवित्र आत्मा, मंदिर का गेटकीपर जनरल बाबुलू
आखिरकार मारा गया। थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, लेकिन आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल ही गई। लेकिन जैसे ही कॉमन एनिमी हटा, उनकी आपसी कंपटीशन साफ दिखने लगी। जनरल बाबुलू के पास ब्लैक चैरियट लेवल म्यूटेंट की ओरिजिन थी और हर कोई उसे चाहता था। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। हुआ हुआ ने भी अपनी रंग बदलती आंखें खोलकर बाकी दो पर नजर डाली। अभी लड़ने का टाइम नहीं है, झांगी ने कामली कहा। लांसलॉट ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन ये ओरिजिन किसे मिलेगी? गांव चांगकोंग ने कहा, काश ओरिजिन को स्प्लिट करना इजी होता। झांगी ने कहा, शायद ये पॉसिबल है। मेरे पास एक एलियन है, लू कैरन, जिसने इसे स्टोर और डिवाइड करने की टेक्नोलॉजी बनाई है। गांव चांगकोंग ने पूछा, क्या उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? लांसलॉट बोला, मैं सुपरवाइज कर सकता हूं। ब्रिटानिया के पास एनर्जी लेवल डिटेक्ट करने वाली टेक्नोलॉजी है। झांगी ने ठंडेपन से सोचा, किसके सामने एक्टिंग कर रहा है? वैसे भी इंस्टिंक्ट से हम बराबरी का अंदाजा लगा सकते हैं, झांगी बोला। और तुम एक बात भूल गए। झांगी ने हुआ हुआ का सिर सहलाया और बोला, मेरे पास 2 हिस्से हैं, तो हमें इसे 4 में डिवाइड करना होगा। थोड़ी बार्गेनिंग के बाद तय हुआ, झांगी को 40%, बाकी दो को 30-30%। लू किरण ने 3 जार्स में एनर्जी डिवाइड की। गांव और लांसलॉट लू को देखकर फिर से जेलस हुए। स्पेस टाइप एबिलिटीज वाले लोग कितने लकी होते हैं। उन्हें फूड, वेपन्स सब खुद कैरी करना पड़ता है। और यहां झांग ये तो पूरा घर साथ लाया है। एनर्जी डिवीजन के बाद सबने वो विशाल दरवाजा देखा जो टेम्पल के अपर कोर एरिया की ओर जाता था। चलो, अब असली मिस्ट्री सामने आएगी, छांगी ने गंभीरता से कहा। नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल और गू मैन भी आ पहुंचे। लैनमेलॉक बोला, मुझे लगता है उस दरवाजे के पीछे कुछ बहुत डेंजरस है। झांगी ने टीज करते हुए कहा, अगर डर लग रहा है तो अभी वापस जा सकते हो। लैनमेलॉक ने कहा, हम फाइनल स्टेज तक आए हैं, अब रिट्रीट रिग्रेट होगा। लांसलॉट ने स्वॉर्ड उठाई और सबसे पहले आगे बढ़ा। झांगी और गांव भी पीछे पीछे चले। झांगी अपने माइंड में कैलकुलेट करता रहा। नैश नेशन के स्ट्रेंथ को मैंने चिनलिंग माउंटेन के मिस्टीरियस बीइंग से कंपेयर किया है। पर्पल पिरामिड में मिले स्पाइडर गार्डियंस काफी स्ट्रांग थे। व्हाइट ड्रैगन तो शायद 4 लाख पॉइंट से भी ऊपर का था। लेकिन नैश नेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स सिर्फ 2,50,000 से 3 लाख पॉइंट्स के बीच होंगे। और अगर सब गड़बड़ हुआ तो भी मैं अकेला भाग निकलूंगा। बाकियों से तो तेज ही भागता हूं। अंत में सभी ने वो दरवाजा खोला, पर सामने पैलेस नहीं, एक डार्क अबिस और लंबी सफेद सीढ़ियां थीं जो ऊपर जा रही थीं। पैलेस फिर से हिलने लगा, पर सभी ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। ऊपर एक सफेद प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। वहां 2 ब्रॉन्ज डोर्स थे। उन पर भयानक क्रीचर्स की कार्विंग्स थीं। एक महिला लाल पोशाक में खड़ी थी। झांगी ने पहचाना, ये वही प्रिंसेस एनालिट थी जो शादी वाले दिन दिखी थी। उसके पीछे 300 एलीट सोल्जर्स थे। सबके चेहरे पर सिर्फ एक इमोशन, मर्डर इंटेंट। चाहे तुम कोई भी हो, एनालिट बोली, मैं तुम्हें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगी। झांगी बोला, सॉरी, हमारे पास टाइम नहीं है। उसने अपनी स्वॉर्ड से एक भयंकर ब्लिड लाइट छोड़ी और प्लेटफॉर्म पर मौजूद सब कुछ वॉइड में समा गया। सब गायब। झांगी बोला, अच्छा आइडिया था पर बहुत वीक निकले। अब सबकी नजर उस विशाल ब्रॉन्ज गेट पर थी जो एवरगेट जैसी महसूस हो रही थी। लांसलॉट चिल्लाया, ब्रेक द डोर। चारों इप्सिलन वॉरियर्स ने मिलकर फुल पावर से अटैक किया। जैसे ही दरवाजा टूटा, उसके पीछे एक ह्यूज रेड क्रिस्टल था और उसमें बंद एम्बर कलर्ड आइज अचानक खुली। एक भयानक एनर्जी बर्स्ट हुई और पूरे टेम्पल की दीवारें टूटने लगीं। जब सब शांत हुआ तो झांगी और बाकी लोग अंदर गए। वहां एक शैटर्ड रेड क्रिस्टल पड़ा था। उसमें सैक्रिफिशियल स्पिरिट की इंटेंस एनर्जी बची थी। तभी डोम में ऊपर एक होल से लाइट आई और वहां बैठा था 3 आंखों वाला एक आदमी। झांगी ने कहा, वो नैश का नया राजा है। उसके बॉडी में कंटेन्ड एनर्जी किसी बॉम्ब जैसी लग रही थी। वो नीचे नैश नेशन की बर्बादी देख रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसने खुद में बदलाव महसूस किया। अब वो एक न्यू लाइफ फॉर्म बन चुका था। तो ये है वो लेवल जो हमारे एंसेस्टर्स तक पहुंचे थे।
वो हंसने लगा और बोला, इट्स रियली वंडरफुल। सैकड़ों डायमेंशनल गेट्स जो झांगी ने मायरियड थिंग्स के जरिए बनाए थे, एक झटके में तबाह हो गए। झांगी का दिल बैठ गया। लगता है सबसे खराब सिचुएशन सच में हो गई है। ये डिस्ट्रक्शन लेवल देखकर तो साफ है, इसकी एबिलिटी इंडेक्स बिशप लेवल तक पहुंच चुकी है। उसकी इंडेक्स बाकी तीनों से 10,000 पॉइंट्स ज्यादा थी। ताकत हद से ज्यादा थी। झांगी ने सोचा था ऐसा हो सकता है, लेकिन जब सामने हुआ, प्रेशर एक्सपेक्टेशन से बाहर था। नैश किंगडम की बली आत्माओं को एब्जॉर्ब करने के बाद प्रिंस एनलेट बिशप लेवल पर पहुंच गया। वो होली स्पिरिट टेंपल की सबसे ऊंची जगह बैठा, पूरी किंगडम की तबाही और इंसानों की घुसपैठ देखता रहा। लेकिन उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। उसे लगता था कि वो अब एक नॉर्मल क्रिएचर नहीं रहा। वो खुद को गॉड समझने लगा था। सिर्फ उंगली से टैप करते ही वैक्यूम वेव्स जबरदस्ती झांगी और उसकी टीम की तरफ उड़ने लगी। झांगी बैक स्टेप लेता रहा। वो वेट कर रहा था उस टैंट्रिक भविष्यवाणी के पूरे होने का। अगर वो मौका नहीं आया तो वो फौरन वहां से भाग जाता। लेकिन गांव चांगकोंग और लांसलॉट के लिए हालात और भी खराब थे। उनसे 10,000 पॉइंट्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिंस एनलिट ने उन्हें ऐसे उड़ा दिया जैसे दो मच्छर हों। एक वैक्यूम वेव लांसलॉट की तरफ गई, फिर उसने पूरे आसमान को ढक लिया और सूरज जैसी ब्लास्ट से फट गई। लांसलॉट ने हेल के काले फ्लेम्स से खुद को जलाया। डार्क सॉन्ग गाकर उसने तलवार से रेजिस्ट किया। गांव चांगकोंग ने सील ऑफ वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग एक्टिव कर एक नई डांसिंग मूव बनाई। ये डांस लाइफ में सिर्फ एक बार करूंगा, याद रखना मुझे। उसके शरीर से प्योर व्हाइट लाइट निकली जिसने प्रिंस एनालिट की वेव को थोड़ी देर रोका। बूम! झांगी 10 किलोमीटर दूर जा गिरा। सारे डायमेंशनल गेट्स टूटते चले गए। गांव और लांसलॉट बुरी तरह घायल होकर नैश की अबिस में गिर पड़े। गैप इतना ज्यादा था कि वो कुछ कर ही नहीं सके। झांगी की नजरें अबिस शहरों में घूमने लगीं। क्या लुओ झो फेल हो गया? अगर हां तो अब भागना ही पड़ेगा। प्रिंस एनालिट शांत था, जैसे कुछ खास हुआ ही ना हो। लेकिन झांगी को देखकर उसने हल्का सा रिएक्शन दिया। डिफेंस में अच्छे हो तो ये मूव ट्राई करो। उसने उंगली उठाई। झांगी पर भारी एनर्जी लॉक हो गई। झांगी को समझ आ गया, अब सिर्फ एक ऑप्शन है, भागो। लेकिन तभी होली स्पिरिट टेंपल से गोल्डन लाइट्स निकलने लगी। प्रिंस एनालिट को यह अजीब और डिस्कम्फर्टिंग लगी। टूटे टेंपल से एक शख्स निकला, लाल कपड़ों में, दोनों हाथ जोड़े, सिर पर बुद्धा लाइट। झांगी बुदबुदाया, क्या ये जुगुओ है या लुओझो? लेकिन जब उसने मुस्कुराकर देखा, झांगी समझ गया, वो कोई नहीं, वही अंडरटेकर है, टैंट्रिक मठ का असली मास्टर। लू और जुगो दोनों का यूनियन जो एक फुल टैंट्रिक अवतार बना। उसकी प्रेजेंस एकदम डिवाइन थी। प्रिंस एनलिट के ऑपोजिट किलर एनर्जी। अंडरटेकर ने मौका लिया और गांव और लांसलॉट को हीलिंग का टाइम दिलाया। लोग बुदबुदाए, क्या वो उस बिशप लेवल मॉन्स्टर को हरा पाएगा? झांगी को भी शक था, लेकिन अभी और कोई चॉइस नहीं थी। प्रिंस एनलिट अब सीरियस हो गया। फाइनली कोई इंटरेस्टिंग मिला। उसने पंच में एनर्जी भरी और अंडरटेकर की तरफ फेंका। हजारों सूरज जैसे ब्राइट एक्सप्लोजन में सब ब्लाइंड हो गए। एंटी ग्लेयर मोड एक्टिवेटेड। जांगी की कियान लॉन्ग आर्मर ने बचाया। लाइट हटते ही अंडरटेकर वहीं खड़ा था, 1 इंच भी मूव नहीं किया। प्रिंस एनालीट का चेहरा अब बदल गया। उसके बॉडी से डार्क रेड फ्लेम्स निकली और वो 10 मीटर हाई डेमन बन गया। सीक्रेट नास्ता इनकारनेशन। नैश मिथ में नास्ता मां देवी है। अंडरटेकर ने रोब में हाथ डाला और एक पुराना लकड़ी का बॉक्स निकाला जिस पर येलो तावीज चिपके थे। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, तावीज गिरने लगे और एक डार्क डेमोनिक एनर्जी बाहर निकलने लगी। लांसलॉट चौंक गया। ये टैंट्रा तो डिवाइन माना जाता था, फिर ये डार्क फीलिंग कैसी? फेथ ऊपर से ब्राइट और जस्ट लग सकती है, लेकिन इसके पीछे के तरीके उतने प्योर नहीं होते। झांगी ने शांत स्वर में कहा। उसकी नजर अंडरटेकर के हाथ में पकड़े पुराने वुडन बॉक्स पर थी और उसे अंदाजा हो गया था कि उसमें क्या है। तंत्र में प्राचीन काल से ही खास इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की परंपरा रही है। अक्सर ये इंस्ट्रूमेंट्स इंसानी फ्लैश, ब्लड और सोल से बने होते हैं।
पावरफुल सील्स बनाने के लिए। ये सील्स किसी इविल बीइंग को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे किसी दूसरे डायमेंशन के प्राणी इप्सिलॉन को रोकने के लिए। अंडरटेकर ने जैसे ही बॉक्स खोला, हवा में कराहने की आवाजें गूंज उठी, जैसे हजारों मरे हुए लोगों की चीखें। झांगी का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी पावर्स भी अनस्टेबल हो गई। वो तुरंत पीछे हट गया। अंडरटेकर ने बॉक्स से एक पुराना वज्र निकाला। उसकी डेड एनर्जी इतनी तीव्र थी कि दूर से ही खौफ महसूस हो रहा था। प्रिंस एनालीट ने उसे देखते ही अटैक कर दिया, लेकिन फ्यूनरल मास्टर ने अमिताभा बोलते हुए हाथ उठाया और उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। सांगामठ और बाकी एंशियंट टेम्पल से गोल्डन एनर्जी बाहर आई। तांत्रिक व्रतों की ताकत फ्यूनरल मास्टर में समा गई। वो भगवान जैसे चमकने लगा और वज्र लेकर प्रिंस एनलेट पर टूट पड़ा। उनकी टक्कर से होली स्पिरिट टेम्पल का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। दूर खड़े जांगी, लांसलॉट और गांव चांगकोंग लड़ाई से दूर ही रहे। झांगी जानता था कि ये लड़ाई उनके बस की नहीं थी। वो सिर्फ एंड में फायदा उठाने का इंतजार कर रहा था। लांसलॉट घायल था और गुस्से में था, क्योंकि झांगी ने उसका आदमी बोसी अपने पास रखने की बात कह दी। झांगी ने कहा, मैं जेंटलमैन नहीं, गैंगस्टर हूं। फिर झांगी ने अपने लोगों को भेजा, नैश किंगडम के थ्री आइड लोगों को खत्म करने के लिए। इस बीच चार चीफ्टेन फैमिलीज को लगा कि रिबेलियन छोटा है, लेकिन स्नो कॉन्डोर ने अंदर ही अंदर उनके लोगों को टर्न कर लिया था। अब प्लेटू पर फुल स्केल युद्ध चल रहा था। पाजिगेसांग, जो यहीं रुका था, को एहसास हुआ कि सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। उसी वक्त उसका शेफ लोडान खाना लेकर आया। पाजिगेसांग ने खाना खाते हुए पूछा, आज का मांस कुछ अलग है? लोडान ने कहा, वाइल्ड याक का मांस है, जो खास सॉस में रखा गया था। पाजिगेसांग को अचानक समझ आया कि कुछ तो गलत है। लोडान मुस्कुराया। पुराने इंग्रेडिएंट्स को रखना जरूरी था, ताकि लोग और मॉन्क्स ज्यादा गुनाह करें, जिससे रिबेलियन जस्टिफाइड लगे। क्या तुम्हें याद है सबसे बढ़िया मांस कौन सा होता है? नोबल्स के बच्चों का। पाजिगेसांग डर से कांपने लगा। उसने गन निकाली, लेकिन लोडान ने सभी गोलियां काट दी। फिर उसने टेबल नाइफ से पूरा कमरा भर दिया। अब दोनों के बीच आखिरी मुकाबला शुरू हुआ। पाजिगेसांग को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी महसूस हुआ कि उसका मोटा बॉडी किसी चीज से जकड़ा जा रहा है। ये क्या है? लाइट में उसने देखा कि उसका बॉडी सिल्वर कलर की बेहद फाइन थ्रेड से लिपटा हुआ है। उन थ्रेड्स का एंड टेबल के नाइफ से जुड़ा था, जो वॉल्स में घुसे थे। लोदान एक हैंड में थ्रेड पकड़े स्लोली पास आया। वो बोला, मास्टर, एवर थॉट कि अगर आपको फूड में बदल दिया जाए तो कैसा फील होगा? कुछ सेकंड्स बाद रूम से टेरिफाइंग स्क्रीम्स आई, जैसे किसी को अलाइव चॉप किया जा रहा हो। लेकिन बाहर खड़ी मेड ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस डोर को स्टेयर करती रही। बाहर एक सीक्रेट टीम पोस्टेड थी, जिसका लीडर था अचेरोंताई फैमिली का नरेतु। काफी देर बाद डोर ओपन हुआ। लूदान व्हाइट टॉवल से हैंड स्वाइप करते हुए बाहर आया। पीछे पड़ा बॉडी अब सिर्फ मीट के पीसेस में बदल चुका था। नरेतु बोला, पुर्जेस के रिटर्न से पहले तुम्हें यहां से मूव करना होगा। वो उसे एक सीक्रेट पैसेज से लेकर निकल गया। दोनों एक पुराने बर्फीले मंदिर पहुंचे। नरेतु एक बुद्धा स्टैचू को देख रहा था और धीरे धीरे उसके चेहरे पर नफरत उतर आई। तुमने मेरे बेटे को मारा, आज तुम्हारा अंत यही है। लोदान शांत रहा। मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ। लोदान की पावर थी गु खाने का विनाशकारी प्रभाव। उसकी बनाई चीजें इतनी स्वादिष्ट होती थीं कि लोग उनके आदी हो जाते थे। ये जहर नहीं था, बल्कि एक प्रकार का टॉनिक था। लेकिन स्वाद भी एक तरह का जहर हो सकता है। नरेतु का बेटा इसी चक्कर में खो गया, और उसी दर्द ने उसे विद्रोहियों से जोड़ दिया। नरेतु चिल्लाया, तुम एक राक्षस हो, तुम्हें मरना होगा। लुदान ने कहा, जब तुम्हारा बेटा लिया गया था तब तुम चुप क्यों थे? क्या तुमने कभी किसी को खाया नहीं? सिर्फ रूप में नहीं, सच में? नरेतु चुप रहा। वो जानता था कि लोदान सही कह रहा है। लोदान बोला, तुम अपने बेटे का बदला नहीं ले रहे, तुम बस अपने पापों का दोष किसी और पर डाल रहे हो। गुस्से में आकर नरेतु ने तलवार लोदान के सीने में घोंप दी।
लूदान खून चाटते हुए बोला, मुझे भी मरना चाहिए, मैं भी दोषी हूं। वो मर गया, लेकिन उसके अंदर संतोष था। शायद उसका मिशन पूरा हो चुका था। नरेतु हंसा, मैंने उसे मार दिया। बेटे, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। लेकिन जल्दी ही उसका दिल खाली सा महसूस करने लगा। क्या लूदान ही असली दोषी था, या दुनिया ही इतनी खतरनाक हो गई है? नैश कंट्री में अंडरटेकर और प्रिंस एनलिट की लड़ाई अपने चरम पर थी। पूरा आकाश ऊर्जा से गूंज रहा था। झांगी, लांसलॉट और गांव चांगकोंग पास भी नहीं जा सके। अब सभी ने फैसला किया, नैश देश को खत्म कर दो, वरना ये म्यूटेट होकर पूरे मानव जगत के लिए खतरा बन जाएगा। झांगी ने हवा में उड़ते हुए एक काले छेद जैसी शक्ति छोड़ी। फिर उसने अपना सिग्नेचर हमला किया। सितारे गिर रहे हैं। काले तीरों की बारिश हुई और एक ही हमले में 50,000 तीन आंखों वाले मारे गए। लेकिन तभी एक गहरी नींद में सो रहा बीस्ट जागा। नैश के 5 जनरल्स में से एक, लाए विस्फोटक मुक्का। उसकी पावर थी 20,000 पॉइंट्स, ब्लैक चैरियट स्तर की शक्ति। झांगी ने गलती से उसे जगा दिया था। लाई के शरीर में वॉइड एरोज धंसे थे, पर उसकी त्वचा पर एक भी खरोंच नहीं आई। उसने दहाड़ मारी और कई सैनिक मारे गए। लाई चिल्लाया, आओ, अब मेरी ताकत का सामना करो। झांगी शांत रहा और एक नया हथियार बुलाया, पेड़ की लकड़ी से बनी तलवार जो सेमबामू से जुड़ी थी। अब वो अपनी असली ताकत आजमाने के लिए तैयार था। लाई ने आकाश में उड़ते हुए एक अग्नि पंच मारा, पर झांगी पर कोई असर नहीं हुआ। अब दोनों आसमान में आमने सामने थे। लियांगयू बोली, ये आम इंसान नहीं है, ये असली राक्षस है। लियांगयू ने समझाया, शक्तिशाली वॉरियर्स प्रैक्टिस से अपनी बॉडी की ची कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे डेडली कॉम्बैट स्किल्स हासिल होती हैं। 8 साल पहले मेरी ची इतनी स्ट्रांग थी कि दूर से तरबूज की खाल फाड़ देता। म्यूटेशन के बाद मेरी पावर और बढ़ गई। अब मैं ची को बॉडी से बाहर भेज सकता हूं। पुराने लेजेंड्स में कुछ वॉरियर्स हवा में उड़ते थे। उसने हवा में उड़ते लाई को देखा और हैरानी से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी लेजेंडरी ताकत देखूंगी। अंकल यू समझ गया, मतलब ये लाल बालों वाला नैश कंट्री का मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर है। लियांग यू ने सिर हिलाया, वहां मार्शल आर्ट्स कॉमन है, मास्टर्स बनने के लिए पूरा सिस्टम है। अंकल यू मुस्कुराया, पर जांग यी की एबिलिटी ग्रैंड मास्टर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आग बुझने पर झांग यी शांत खड़ा था। ची से बनी आग का मुंह पर कोई असर नहीं। उसने उंगली से इशारा किया और एक डायमेंशनल गेट खुला। वही आग वापस लाई, पर चली गई। ये मेरी एक्सप्लोसिव फिस्ट है। लाई हवा में उड़ा और कई किलोमीटर पीछे जा गिरा। झांगी ने व्हाइट पिस्टल्स निकाली और लगातार गोलीबारी शुरू की। लाई को यकीन था, इन बुलेट्स से मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन वॉइड एनर्जी वाली गोलियों ने ब्लास्ट किया, जैसे काले सूरज फट गए हों। लाई बुरी तरह घायल हो गया। झांगी ने स्पेस टेलीपोर्ट से पीछा किया और मशीन गन जैसी फायर शुरू कर दी। लाई ने गगनचुंबी बिल्डिंग उठाकर उस पर फेंकी। झांगी बोला, फिजिकल अटैक से मुझे फर्क नहीं पड़ता। डायमेंशनल गेट ने बिल्डिंग निगल ली और वापस लाई पर गिरा दी। लाई ने पीछे से हमला किया, लेकिन आग फिर लौट आई। झांगी बोला, मेरी डिफेंस तोड़नी है तो स्पेस ही फाड़ना पड़ेगा। फिर उसके चारों ओर वाइन्स उगाए और लाई को जकड़ लिया। लाई ने उन्हें जलाया, पर वो आग खुद उसे घेरने लगी। तेरा शेल मैं तोड़कर रहूंगा, वह चीखा। लाई ने फिर पंच मारा, पर झांगी ने आंख से ही उसकी बॉडी मरोड़ दी। लाई को लगा जैसे वॉइड से अटैक आया हो। झांगी ने कहा, अब मेरी बारी है। डिवाइन रियलम प्यूरिफिकेशन। पूरी स्पेस लाई को दबाने लगी। हड्डियां चटकने लगी। अब झांग ये पूरी तरह इवॉल्व हो चुका था। 20,000 पावर इंडेक्स। लाई ने फिर भी हार नहीं मानी। अब पीछे हटा तो मारा जाऊंगा। वो झांग यी की ओर दौड़ा। 3,000 आयामी गेट्स में घुसकर पंच मारूंगा। झांग यी चौंक गया। लाई सच में उसके स्पेशल वर्ल्ड में घुस गया था। झांगी ने लाई को फिर देखा, इस बार अपने ऑल्टरनेट स्पेस में। लाई ने चारों तरफ फैले व्हाइट एम्पटीन्स को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में कंफ्यूजन था। जांगी समझ गया कि लाई अब अपनी ताकत से लड़ाई जीतने की सोच रहा था, फिजिकल पावर से स्पेस को तोड़ने की कोशिश। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इन डायमेंशनल गेट्स के पीछे सिर्फ रीबाउंड पावर नहीं,
बल्कि 3000 अलग स्पेसेस का भार था। हर एक का टाइम फ्लो भी अलग। एक एलियन स्पेस में 1 मिनट रुकना बाहर की दुनिया के कई महीनों जितना टॉर्चर होता है। लेकिन लाई, नैश कंट्री का टॉप वॉरियर, ये सह गया। उसने लगातार पंचेज मारकर बाउंड्रीज को तोड़ने की कोशिश की। हर 10 मिनट में एक पंच पड़ता, फिर भी उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वाइट बैरियर में क्रैक पड़ा। लाई ने अपनी शेयर स्ट्रेंथ से एलियन स्पेस तोड़ दिया और फिर से जांगी के सामने आ खड़ा हुआ। जांगी मुस्कुराया, तुम दूसरा इंसान हो जिसने मेरी डायमेंशनल स्पेस से निकलने में कामयाबी पाई है। लेकिन जांगी के पास अभी भी ट्रम्प कार्ड था। उसने कहा, मेरे पास 3000 डायमेंशनल गेट्स हैं, कितने तोड़ लोगे? लाई का चेहरा उतर गया। जांगी ने हाथ उठाया, गॉड्स डोमेन प्यूरिफिकेशन। पूरे स्पेस में एक जबरदस्त प्रेशर आया। लाई ने फिर से रेसिस्ट किया, पर अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसने चिल्लाकर कहा, मैं नैश कंट्री का ग्रेट जनरल हूं, लाई! और फिर अटैक करने दौड़ा। लाई स्टबर्न था। हर कोई डायमेंशनल गेट से बचता, लेकिन वो उनसे भिड़ गया। 1 घंटे तक चली लड़ाई में उसने 32 गेट्स तोड़ दिए, पर 3000 बहुत दूर था। जांगी ने डिवाइन रियल्म प्यूरिफिकेशन की आखिरी ताकत से उसे ब्लड के गोले में बदल दिया। लाई नैश के आखिरी 5 जनरल्स में से गिर गया। जांगी ने उसका बॉडी कलेक्ट किया, एब्जॉर्ब करने के लिए बात तक टाल दिया। दूर गांव छांगकोंग और लांसलॉट उसे देख रहे थे। गांव अलर्ट था। लांसलॉट की नजर ट्री की स्वॉर्ड पर थी। जांगी ने खाना निकाला और कहा, प्रैक्टिस करना है? लांसलॉट चाहता था हमला करना, लेकिन इंजरीज और गांव की मदद के बिना उसने छोड़ दिया। जाते जाते बोला, तू इसकी कीमत चुकाएगा। जंगी ने मजाक में गन तानी, लांसलॉट भाग गया। गांव ने कहा, मैं तो बस फन देख रहा था। जंगी ने उसे चेतावनी दी, फिर कहा, तेरा आदमी बातू मेरे पास है, उसे बचाना है तो डील कर। गांव ने एक गॉड्स ऑरिजिन का टुकड़ा दिया, पावरफुल अपग्रेड मटेरियल। डील हो गई। तभी ऊपर जमीन हिल उठी। अंडरटेकर और प्रिंस एनलिड की लड़ाई इतनी भयानक थी कि नैश की सिटीज तबाह हो रही थी। अगर अंडरटेकर हारा तो एनलिड सरफेस पर आएगा और इंसानों पर अटैक करेगा। शायद केवल शैंगजिंग की होक टू उसे रोक सके। जांग ये रिस्क नहीं ले सकता था। उसने तुरंत सरफेस की तरफ टेलीपोर्ट करना शुरू किया। 30,000 मीटर की दूरी कई जंप्स में पार की। बर्फ से ढके माउंटेन पर पहुंचते ही उसने जियांगनान की ब्लिजार्ड सिटी को कॉल किया। जू शुआई, मैं जांगी बोल रहा हूं। जू झेंग ने तुरंत कॉल उठाया। क्या बात है? जांगी ने सीधा कहा, मुझे डेथ ऑफ लव चाहिए। यह दुनिया का सबसे खतरनाक आइप्सिलॉन किलर वेपन था। सिर्फ जांगी जैसा कोई इसे यूज करने की मांग कर सकता था। जू झेंग का चेहरा गंभीर हो गया। हुआ क्या है? अब फैसला लेने का समय था। दुनिया की किस्मत जांगी के नेक्स्ट स्टेप पर टिकी थी। जांगी ने जू जेंग को एकदम कम टाइम में सारी बात समझा दी। हमने स्नो प्लेटू के 30,000 मीटर नीचे एक प्राचीन सिविलाइजेशन को पाया है। अगर वो बाहर आ गए तो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन, खासकर ह्यूआशू किंगडम को भारी खतरा होगा। वो सब एक से एक खतरनाक इनह्यूमन है और उनमें से कई हाई लेवल इनह्यूमन भी हैं। हमें उन्हें खत्म करना होगा, वरना डिस्ट्रक्शन तय है। जू जेंग को तभी समझ में आ गया कि जांगी चोरी छुपे साउथ वेस्ट रीजन चला गया था। लेकिन उसकी सीरियसनेस देखकर उसने बिना देर किए हामी भर दी। ठीक है, मैं डेथ ऑफ लव लॉन्च करने की परमिशन देता हूं। जू जेंग बाकी सब पर डाउट करता था, मगर झांग ई पर नहीं, क्योंकि अगर झांग ई चाहता तो खुद ही यह वेपन एक्टिवेट कर सकता था। जैंगनान रीजन में कई फोर्सेस उसे सपोर्ट करती है, लेकिन 30,000 मीटर डेप्थ में तो हमारी सबसे एडवांस अर्थ पेनेट्रेटिंग बॉम्ब भी नहीं पहुंच पाएंगी। जू जेंग ने क्वेश्चन किया। जांगी ने स्काई की तरफ देखा और बोला, तू बस मेरे बताए कोऑर्डिनेट्स पर लॉन्च कर दे, रास्ता मैं बना दूंगा। कब लॉन्च करना है? सिग्नल देना, जू जेंग ने कहा। झांग ई जानता था कि यह एक बैकअप प्लान है। अगर प्रिंस अनालिट को किसी भी हालत में नहीं रोका जा सका, तभी डेथ ऑफ लव का यूज होगा। जैसे ही झांग ई लौटने वाला था, उसने दूर एक लाइट देखी। वो सांका टेम्पल से आ रही थी।
फेथ की पावर जैसी कोई चीज ग्रेट स्नो माउंटेन में घुस रही थी, मगर धीरे धीरे वो बर्न हो रही थी। सांगा टेम्पल को तांत्रिक रिबल्स ने फायर लगा दी थी। फेथ जितनी डीप थी, रेज उतना ही इंटेंस निकला। अब पूरी स्नो प्लेटू में रिबेलियन फैल चुका था। हर सिंबल जो फ्यूडल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता था, उसे मिटाना जरूरी था। सांगा टेम्पल इसका सबसे बड़ा सिंबल था। जांगी बुदबुदाया, अब मामला बिगड़ गया है। और फिर अंडरग्राउंड लौट गया। नीचे पहुंचते ही वो अनलिट और अंडरटेकर की फाइट के बीच पहुंचा। अनलिट अब नास्तादा की फॉर्म में था, बिल्कुल एक प्रीहिस्टोरिक क्रीचर की तरह। अंडरटेकर ने भी अपनी गोल्डन विल पावर से खुद को कवर किया हुआ था, मगर अब उसकी स्ट्रेंथ वीक हो रही थी। प्रिंस अनलिट ने अपनी फिंगर से एक एनर्जी बर्स्ट छोड़ा, जिससे हजारों मीटर का एरिया डिस्ट्रॉय हो गया। अंडरटेकर की आंखों में कंफ्यूजन था। फेथ की पावर गायब हो रही थी, शायद सांगा टेम्पल बर्न होने की वजह से। लेकिन अच्छी बात यह थी कि प्रिंस अनलिट भी बुरी तरह हर्ट हो चुका था। जांगी ने तभी हाथ बढ़ाया और बोला, गॉड्स डोमेन प्योरिफिकेशन। प्रिंस अनलिट को यह कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जांगी की पावर ने कुछ सेकंड्स के लिए उसे रोक दिया। अंडरटेकर ने जांग ई से हंसते हुए कहा, कायोस, तू और स्ट्रांग हो गया है। जांगी ने उसे बताया कि अगर सिचुएशन और बिगड़ी तो उसके पास एक लास्ट ट्रिक है। अंडरटेकर ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे पता था, पद्म संभव। जांगी शॉक्ड हो गया। पद्म संभव का रीइंकारनेशन? मगर उसने डिनाई किया, मैं किसी का रीइंकारनेशन नहीं हूं। अब एनालिट का अटैक और भी फियरस हो चुका था। अंडरटेकर का गोल्डन लाइट फेड हो रहा था। वैक्यूम वेव। प्रिंस एनलिट ने एक साथ कई वेव्स छोड़ी, जिससे अंडरटेकर का बॉडी क्रैक होने लगा। वो हवा में न्यूड खड़ा था, लेकिन फिर भी डिवाइन लग रहा था। जांगी ने नीचे उड़ान भरी और अपने साथ लाए सोल्जर्स को शैडो स्पेस में हाइड कर दिया। मास्टर, बस 1 मिनट और, कहकर वो ग्रेट स्नो माउंटेन के बाहर पहुंचा। लॉन्च डेथ ऑफ लव, उसने जू जेंग को सिग्नल दिया। जू जेंग ने तुरंत ब्लैक की लगाई और बटन प्रेस किया। ब्लिजार्ड सिटी के नीचे से एक हेवी ब्लैक पिलर स्काई में उठा और साउथ वेस्ट की ओर बढ़ गया। जांग इस स्काई की तरफ देख रहा था, पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहा था। टाइमिंग सही पकड़नी होगी। दूर आसमान में एक फायर की टेल नजर आई। गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव आ रहा था। जांगी ने तुरंत डायमेंशनल गेट ओपन की ताकि बॉम्ब अंदर पहुंच सके। नीचे नैश कंट्री पहले से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अंडरटेकर अब फाइट के काबिल नहीं रहा था। जांगी नीचे आया और चिल्लाया, लुओ जुओ, जुए गुओ, मेरे साथ आओ। अंडरटेकर की आंखों में कुछ रिकग्निशन की झलक थी। प्रिंस अनलिट ने उस पर अटैक किया, मगर अंडरटेकर के बॉडी से एक प्राचीन वॉरियर की आत्मा निकल आई। उसने अनालिट को एक पल के लिए रोका। उतनी देर में जहांगीर ने अंडरटेकर को पकड़कर उड़ान भरी। अनालिट ने शैडो को फाड़ दिया, लेकिन तब तक ब्लैक पिलर उसके सर पर गिर चुका था। क्या ये कोई वेपन है? उसने पूछा, फिर हंस दिया। उसने अपनी फिस्ट से उस पिलर पर पंच मारा, लेकिन अगले ही पल बूम, जैसे 10,000 सन एक साथ फटे हों। प्रिंस अनलिट की बॉडी एक पल में एनिहिलेट हो गई। ये कोई ओल्ड वेपन नहीं था, ये न्यू मॉडल था, जो 100 गुना ज्यादा पावरफुल था। एक ही ब्लास्ट ने नैश कंट्री को पूरी तरह मिटा दिया। 1 मिनट बाद आसमान में हजारों मीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में एक छेद फटा और झांगी, लुओ जुओ और जुए गुओ कुछ हद तक परेशान हालत में एलियन स्पेस से बाहर निकले। वे अभी भी गुंबद की चट्टानों के बीच थे, लेकिन तब भी वे उस खतरनाक प्रेशर को महसूस कर पा रहे थे। एक्सप्लोजन एक बार में खत्म नहीं हुआ, बल्कि लगातार हुआ, और उसकी शॉक वेव ने चट्टानों को भी चीर दिया। झांगी ने उसी वक्त अपने स्पेशल स्पेस में सबको छुपा लिया। सिर्फ 1 मिनट में हर किसी को महीनों की शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी, लेकिन जान बचाना सबसे जरूरी था। लूजो ने चौंकते हुए कहा, यह है वो गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव। जहांगीर ने फ्यूजन से बाहर आए दोनों भाइयों की ओर देखा। बातों का वक्त नहीं है, चलो, आज से नैश नेशन का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। पूरा शहर तबाह हो गया था और प्रिंस एंड लेड भी उस एक्सप्लोजन में पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब वे लोग बिना रुके ऊपर की ओर बढ़े। यहाँ का रेडिएशन लेवल बहुत हाई था।
अगर किसी ने हाई ग्रेड कॉम्बैट सूट और सबमरीन आर्मर नहीं पहना हो तो रेडिएशन ही उसे खत्म कर सकता था। कुछ देर बाद वे बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर वापस आ गए। झांगी ने राहत की सांस ली। सब खत्म हो गया। लुओ झुओ और जुए गुओ दोनों घायल और कपड़े रहित थे। झांगी ने स्पेस से 2 कॉम्बैट सूट निकाले और उन्हें पहना दिए। दोनों बर्फ पर बैठकर दूर जलते सांगा मठ की ओर देखने लगे। झांगी ने अपनी शैडो स्पेस से बाकी लोगों को भी बाहर निकाला। सभी लोग जमीन पर गिर पड़े, खुशी से सांस लेते हुए। फैट शू ने बर्फ उठाई और चिल्लाया, जिंदा हैं यार। वे सभी आधा महीना जमीन के नीचे बिताकर बाहर आए थे। एक ऐसा अनुभव जो उन्हें पीटीएसडी दे सकता था। झांगी ने जुए घुओं से पूछा, सांगा मॉनेस्ट्री खत्म हो गया, देखा तुमने? जुए घुओं ने सीने पर हाथ रखा। मंदिर बाहर नहीं, दिल में होता है। झांगी मुस्कुराया, काफी ओपन माइंडेड हो तुम। असल दानव मर चुका है। जुए घुओं बोला, मठ का मकसद पूरा हो गया, अब उसका होना या ना होना मायने नहीं रखता। झांगी ने पूछा, क्या सच में तंत्र में रीइंकारनेशन और पावर ऑफ फेथ जैसी कोई चीज होती है? लूझो बोला, शायद जुए घुओं को ज्यादा पता हो। जुए घुओं बोला, न रीइंकारनेशन है न फेथ पावर, सब ह्यूमन हार्ट में है। झांगी ने सर हिलाया, तुम लोग बस घुमा फिरा कर बात करते हो। फिर उसे याद आया कि उसे पजी गेसांग से एपिक ऑफ किंग गेसर की ओरिजिनल कॉपी लेनी थी। जाने से पहले जुए गुओ ने उसे रोका। एक आखिरी गुजारिश है, क्या मैं उस लड़की से मिल सकता हूं, मतलब लियू रुइयान? झांगी ने मना किया, लेकिन फिर जब जुए गुओ ने भरोसे के साथ कहा कि वो बदला नहीं लेना चाहता, बस बात करना चाहता है, तब उसने लियू रुइयान से पूछा। लियू रुइयान ने सोचकर हामी भर दी। दोनों बर्फ में दूर जाकर बात करने लगे। जुएगुओ मुस्कुराया और लियू रुयान रोते हंसते दिखी। बाद में जुएगुओ ने झांगी से कहा, क्या आप लियू को यहीं छोड़ सकते हैं? झांगी ने तंज किया, तुम तो मोंक हो, लड़की कैसे रख सकते हो? जुएगुओ बोला, अब ना फ्यूनरल मास्टर बचा है ना मोंक, बस एक आम इंसान हूं। लियू रुयान ने कहा, पहली बार किसी ने मुझे औरत की तरह समझा है। झांगी ने हंसते हुए कहा, शायद तुम ही उसकी असली ट्रेजर हो। दोनों पहाड़ से नीचे हाथ में हाथ डालकर चले गए। अब कोई फ्यूनरल मास्टर नहीं, सिर्फ अवेकनिंग फ्रूट्स। झांगी ने लू झो से कहा, अब स्नो प्लेटू की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। लू झो बोला, सर आपकी हेल्प चाहिए। झांगी ने मुस्कुराकर हाथ मले, हेल्प चाहिए तो कुछ देना भी पड़ेगा। उसके बाद वे नीचे उतर गए। झांगी पजी गेसांग से द इपिक ऑफ किंग गेसर लेने गया, लेकिन पाया कि पूरा इलाका लूट लिया गया है। पजी का घर अब रिबेल्स और सर्फ्स के कब्जे में था। एक रिबेल बोला, पजी मर चुका है, हमने उसका सिर काटकर यूरिनल बना दिया और उसकी चमड़ी से ढोल। झांगी ने देखा, वह सच में वही आदमी था। अब झांगी को लू जुओ से हेल्प मांगनी पड़ी मैन्यूस्क्रिप्ट ढूंढने में। कई दिन बीत गए लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर एक रात एक बड़ा आदमी आया, सोलांग देजी, और एक भारी बॉक्स देकर चला गया। झांगी ने खोला तो उसमें इंसानी चमड़ी पर लिखा दैपिक ऑफ किंग गेसर था। बर्फीले बॉर्डर पर एक स्नो मोबाइल में असली पजी गेसांग चिकन खा रहा था। सोलांग देजी ने पूछा, आप लड़ क्यों नहीं रहे स्नो किंग बनने के लिए? पजी हंसा, वो कुर्सी मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। मेरे पास बीवियां हैं, पैसा है, लग्जरी है। अब पजी गेसांग नाम खत्म। साउथ वेस्ट रीजन का मामला फिलहाल खत्म हो गया। हालांकि कई छोटे मोटे काम अभी भी लुओ जुओ और बाकी लोगों को निपटाने हैं। झांगी ने वहां रुकने से मना कर दिया और अपने दोस्तों के साथ लौट गया। इस मिशन में उन्हें अच्छा फायदा मिला। उसे एक नया हथियार सॉर्ड इन ट्री, 2 लेवल की उत्पत्ति और सोर्स ऑफ गॉड का एक अतिरिक्त हिस्सा मिला। इससे उसे थोड़ी सिक्योरिटी महसूस हुई, लेकिन खतरे की फीलिंग अब भी कायम है, क्योंकि जब तक उसकी स्ट्रेंथ और नहीं बढ़ती, वो अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के सामने टिक नहीं सकता। प्रिंस एन लिट ने, जो अभी बिशप लेवल में है, उसे पूरी तरह दबा दिया। और फिर अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर और व्हाइट ड्रैगन जैसे खतरनाक दुश्मन भी हैं। वापसी के रास्ते में झांगी ने स्पेस ट्रैवल यूज नहीं किया। वो थका हुआ था और रास्ते के सीनरी एंजॉय करना चाहता था। इस ट्रिप को एक छोटा सा ब्रेक मानकर वह रिलैक्स कर रहा था। नैश की लड़की
हुआ को भी वो साथ लाया क्योंकि नैश देश तबाह हो चुका था और हुआ ही इकलौती सर्वाइवर थी। शायद उसके पास कुछ जरूरी इन्फो हो। ड्राइविंग अंकल यू के हवाले थी और जो केयर उसे मसाज दे रही थी ताकि वो रिलैक्स कर सके। वहीं यांग शिनशिन लगातार किंग गेसर की पुरानी स्क्रिप्ट्स को डिकोड करने में लगी थी। द एपिक ऑफ किंग गेसर एक बड़ा ग्रंथ है जिसमें हीरो की लाइफ के साथ साथ कुछ सीक्रेट्स भी हैं। झांगी को उसमें तांत्रिक बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का रहस्य और अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन की शुरुआत जाननी थी, पर डेमन किंगडम के ट्रिप से वह थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। असल में तांत्रिकों के डेमन भी थ्री आइड ट्राइब्स के बदले हुए इंसान ही निकले। खैर, डेटा इकट्ठा हो गया था, अब उसकी एनालिसिस जरूरी थी। थोड़े समय बाद वे लोग त्यानहाई सिटी लौट आए। हालांकि वो सिर्फ 1 महीने बाहर रहे, पर इतने इवेंट्स हुए कि सबको लगा जैसे सालों बीत गए हों। घर लौटते ही मेंढक खुशी से उछल पड़ा। क्वैक, मेरे प्यारे दोस्तों, तुम लोग वापस आ गए। मैं बोर होकर हाइबरनेशन में चला जाता। वो झांगी को गले लगाता है और झांगी हंसते हुए पूछता है, तुम्हारा सेंटीपीड कैसा है? सभी मोटे ताजे हो गए हैं, मेंढक बोला। जो नहीं मानते उन्हें मैं खा जाता। झांगी ने देखा तो पाया कि पतले सेंटीपीड अब रेशम के कीड़ों जैसे मोटे हो गए थे। ठीक है, हमें उनसे बस मैटर सोर्स चाहिए, फाइटिंग टैलेंट की जरूरत नहीं। फिर सबने मिलकर शानदार डिनर किया। फैटी जू वो मोटा नोटबुक लाया जो थ्री आइड ट्राइब के लीडर ने उसे दिया था। बॉस, इसमें शायद कुछ सीरियस सीक्रेट्स हैं। नोटबुक इतना भारी था कि झांग यी को उसे जमीन पर रखना पड़ा। अंदर की लैंग्वेज वह समझ नहीं पाया। रख लो, धीरे धीरे डिकोड करेंगे। हुआ बोली, थोड़ा समझ आता है, थोड़ा नहीं। फिर लू करेन ने स्लैब को देखकर कहा, ये स्टोन मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है। झांग ये इंटरेस्टेड हो गया। फैटी जू मजाक में बोला, स्टोन तो वैसे भी पुराना होता है। 3 में डेटा सोर्स है, गेसर की एपिक, डेमन किंगडम की हिस्ट्री, और थर्ड सबसे हार्ड, वो नोटबुक और स्टोन टैबलेट। यांग शिनशिन की आंखों में जोश था, जैसे कोई प्राचीन राज खुलने वाला हो। भाई, सब मुझ पर छोड़ दो, उसने कहा। थकावट के बावजूद त्यानहाई लौटकर झांगी रिलैक्स हो गया। जैसे ही घर की गर्माहट मिली, दुनिया के सारे खतरे भूल गए। मल्टी हैंड पियानो बज रहा था और वह आराम से लेटा था। कुछ दिन उसने बस जिंदगी को एंजॉय किया, पर इसी बीच जू जेंग का कॉल आया। इतनी बड़ी बात थी, मुझे बताया तक नहीं। जू जेंग नाराज था। झांग ये मुस्कराया, 6 रीजन के बीच दखल मना है, और फिर तुम वहां आते तो और झंझट हो जाता। असल में उसे अब किसी भी नॉर्मल एक्स्ट्रा ह्यूमन की जरूरत नहीं थी। वह अब ब्लैक चैरियट लेवल तक पहुंच चुका था। तुम्हें सोर्स ऑफ गॉड मिला। इतनी बड़ी लड़ाई में लव ऑफ डेथ तक आई थी, मैं क्या ले पाता? जू जेंग ने फोन बंद किया। खिड़की से आती हल्की धूप में उसका चेहरा गंभीर हो गया। लान शिनचेंग आया और बोला, झांगी अब अपनी बातें छुपाने लगा है। अगर तुम्हारे पास उसकी ताकत होती, तुम भी यही करते। जू झेंग ने कहा, हमें अपना इप्सिलॉन चाहिए। लान शिनचेंग गंभीर था। जू झेंग मुस्कुराया, चलो एक्सपेरिमेंटल सेंटर चलते हैं। वे दोनों स्पेशल एलिवेटर से जमीन के 200 मीटर नीचे साइंस फैसिलिटी पहुंचे। एक वाइट बिल्डिंग जो किसी साईफाई मूवी जैसी लगती थी। वहां नए सोल्जर्स और अजीब कपड़ों में गार्ड्स थे। एक फीमेल रिसर्चर ने आकर उन्हें रिसीव किया। कमांडर, एक्सपेरिमेंट नंबर 238 पर काम अच्छा चल रहा है। वे एक बड़े लैब में पहुंचे जहां ली लिंग शुए नाम की डायरेक्टर खड़ी थी। उसके सामने एक विशाल ट्रांसपेरेंट टैंक था जिसमें एक न्यूड लड़की ग्रीन लिक्विड में फ्लोट कर रही थी। ली लिंग शुए बोली, ये परफेक्ट सब्जेक्ट। चूजेंग ने भी सराहा। अगर ओरिजिनल मदर बची होती तो क्या ही बात थी। फिर उसने कमांड दिया, स्टार्ट करो। साइड में लगे सभी छोटे कंटेनर खुल गए। उनमें भी इंसान थे, सोए हुए, मर्द और औरत। पुफ! हर एक इंसान को पल भर में ब्लड फोम में बदल दिया गया। उनके लिक्विड को पाइप्स के जरिए मैन कंटेनर में ट्रांसफर किया गया। लड़की का शरीर हिलने लगा, जैसे कोई नई शक्ति उसमें समा रही हो। यह एनर्जी धीरे धीरे फैल जाएगी और एक मैसिव एनर्जी फील्ड बना देगी। जो लोग इस पावर को एब्जॉर्ब करेंगे वे बन जाएंगे इनह्यूमंस।
जैसे जैसे एपोक्लिप्स बढ़ेगा और लोग मरते जाएंगे, सर्वाइवर्स के म्यूटेट होने के चांसेस भी बढ़ेंगे और वे और भी पावरफुल बनेंगे। यांग शिनशिन हल्की मुस्कान के साथ झांगी की ओर देखती है। ब्रदर, तुम्हारी बातों में दम है। ये थ्योरी अब तक की सिचुएशन से मैच करती है, लेकिन सच शायद इतना सिंपल नहीं है। हमें और इन्फो चाहिए ताकि हम डीपर समझ बना सके। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, झांगी को सुपर पावर्स और एपोक्लिप्स की रियलिटी से डर लगने लगा। शुरुआत में सब उसे एक एक्सीडेंट लगा था, लेकिन अब वो जानता था कि उसकी नॉलेज बहुत लिमिटेड है। जैसे एक ग्रेट स्कॉलर ने कहा था, इंसान की अंडरस्टैंडिंग एक सर्कल की तरह होती है, उसके बाहर बस अननोन होता है। जितना ज्यादा नॉलेज लोग हासिल करते हैं, उतना ही उन्हें अपनी इग्नोरेंस का एहसास होता है। झांग ये सोचने लगा, क्या एंशंट सिविलाइजेशन ने ह्यूमन एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की टेक्निक सीख ली थी? अगर नैश कंट्री जैसी बैकवर्ड जगह एनर्जी कलेक्ट करने वाली 9 मंजिला डीमन टावर बना सकती है, तो हम तो साइंस में काफी आगे हैं। यांग शिन शिन की आंखों में चमक थी। हाँ, ये पॉसिबल है, और शायद जो बड़े पावर्स हैं, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स शुरू भी कर दिए हों। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, समझे? झांगी को याद आया, टियानहाई सिटी के शीशान बेस में तो स्टार्टिंग में ही ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो गए थे। अब एपोक्लिप्स को 2.5 साल हो चुके हैं। अगर सुपर पावर्स लाइफ एनर्जी है, तो उसे पाने के लिए मास किलिंग करनी पड़ेगी। यांग शिनशिन ने कहा, हम इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। हम सब ग्रो कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं, लेकिन बाकी सर्वाइवर्स भी खुद को बचाने के लिए यही कर रहे हैं। झांगी ने धीरे से कहा, इवन वो पावरफुल बीइंग्स जिन्हें मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता था, वो भी स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं। जैसे गेटकीपर ऑफ हेडीस और बाइलोंग जी, उन दोनों ने एक बात मान ली, ये दुनिया अब भी बेहद डेंजरस है। अगर उनकी गैस सही निकली तो ठीक, लेकिन अगर गलत हुई तो वो कभी भी किसी ज्यादा पावरफुल फोर्स के हाथों खत्म हो सकते हैं। झांगी ने कहा, अच्छी बात यह है कि हमने मेहनत की है। अब मेरे पास इतना रिसोर्स है कि मैं एक और एप्सिलॉन लेवल इनह्यूमन बना सकता हूं। सेंटीपीड फार्म से मैं डेल्टा लेवल म्यूटेंट्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकता हूं। एक दिन मेरी पूरी आर्मी कैप्टन लेवल की हो सकती है। बस अफसोस ये है कि हमें अंडरग्राउंड वर्ल्ड की रियल पावरफुल रेसेस के बारे में कुछ नहीं पता। इतने पावरफुल होने के बावजूद वो जमीन के नीचे क्यों रहते हैं? शायद नैश कंट्री से मिली जानकारी से हमें कुछ पता चले। तभी जो केयर आई और बोली, ऑपरेशन रेडी है, प्रिजनर से कब स्टार्ट करे? झांगी को याद आया, ग्रीन नाइट बॉर्स। वो सिर्फ एक डेल्टा लेवल म्यूटेंट था, पर उसकी प्लांट बेस्ड एबिलिटी रेयर थी, स्वॉर्ड इन द ट्री। झांगी ने तय किया कि बॉर्स को ब्रेन वॉश करके एक पपेट बना देगा, लेकिन ये काम सेफ तरीके से करने के लिए उसे जो केयर की जरूरत थी। झांगी और यांग शिनशिन उसे बेसमेंट ले गए। बॉर्स को कंपाउंड नंबर 3 दिया गया था और वो एलॉय चेयर से बंधा हुआ था। उसने झांग यी को देखकर कहा, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। झांग यी हंसा, मैंने तुमसे कुछ पूछा भी नहीं। फिर उसने कहा, शिनशिन, अब तुम्हारी बारी है। यांग शिनशिन ने अपनी राइट हैंड उठाई और उसके पीछे डिजायर का 6 विंग्ड एंजल प्रकट हुआ। एक ही मोमेंट में बॉर्स ने शिनशिन को देखकर कहा, माई क्वीन, प्लीज कमांड दिस डर्टी स्लेव ऑफ योरस। झांगी ने तुरंत उसे कमांड दी कि नाइट्स और ब्रिटानिया की सारी इन्फो बताए। बॉर्स ने सब कुछ उगल दिया। झांगी शॉक था। ब्रिटानिया अब भी बहुत सी ऑनकल्ट पावर्स की नॉलेज रखती थी। वो आर्टिफैक्ट्स पूरे वर्ल्ड से इकट्ठा कर चुके थे। इससे उन्हें एपोक्लिप्स का अंदेशा पहले ही हो गया था। और फिर बॉर्स ने एक नया टर्म बताया, द डे ऑफ डेप्राविटी। ये इन्फो उन्हें नकल स्लेट से मिली थी, जो भारत में एक एंशंट टेम्पल से निकली थी। यांग शिनशिन बोली, मैंने इसके बारे में सुना है। कहते हैं ये 1 मिलियन साल पुरानी है और ऐसी लैंग्वेज में लिखी है जो किसी भी नोन सिविलाइजेशन की नहीं है। बॉस कोई स्कॉलर नहीं था। उसका ज्यादातर नॉलेज दूसरों से सुनी हुई अधूरी बातों पर बेस्ड था। लेकिन उन्हीं अधूरी बातों ने झांगी के दिमाग में हलचल मचा दी। देश की स्ट्रेंथ वाकई में बहुत हाई है,
मैं अब ब्लैक चैरियट लेवल का इनह्यूमन हूं, फिर भी उनसे पीछे हूं। उसे अफसोस था कि शेंगजिंग रीजन शायद अभी ये इंफॉर्मेशन उसे नहीं देगा। यांग शिनशिन ने कहा, इस मामले में हुआक्सू कंट्री ब्रिटानिया से काफी पीछे है। बहुत से एंशंट आर्टिफैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। जो बचे हैं वो ब्रिटानिया म्यूजियम में है। झांग ये हंस पड़ा। फिर तो चांस मिला तो ब्रिटानिया जाकर अपना सामान रिकवर करना पड़ेगा। बॉस अब बाकी सवालों के जवाब पोलाइटली देने लगा। ब्रिटानिया एक छोटा कंट्री है, लेकिन उसकी फाउंडेशन बहुत डीप है। एपोकैलिप्स के बाद भी उनका डैमेज मैनेजेबल था। ज्यादातर वही लोग मरे जिन्हें वो खुद रिमूव करना चाहते थे। डेथ ऑफ लव के रिजर्व्स भी ह्यूएक्सू से कम नहीं है। वो अब एक मेजर पावर बन चुका है। तो राउंड टेबल के बाकी मेंबर्स कौन हैं? बॉस ने बाकी 7 नाइट्स के नाम गिनाए। किंग आर्थर लीडर, होली नाइट पर्सिवल आयरन नाइट काय, सन नाइट गवन मॉर्निंग, नाइट ट्रिस्टन पर्पल सिल्वर नाइट बेडिवियर, लॉयल नाइट गेहरिस और एक पावरफुल पर्सन, कोर्ट मैजिशियन मर्लिन। उनकी स्ट्रेंथ? झांगी ने पूछा। टॉप 6 नाइट्स हमसे ज्यादा स्ट्रांग है और मर्लिन ने कुछ महीने पहले लांसलॉट को हरा दिया था। किंग आर्थर का क्या? झांगी ने पूछा। बॉस बोला, राजा की ताकत मेरी अंडरस्टैंडिंग से भी बाहर है। एक बार लांसलॉट को एक ही अटैक में हरा दिया था। झांगी सोचने लगा, अगर वो लांसलॉट को बिना कैलिडॉन पावर के हरा सकता है तो उसकी स्ट्रेंथ इंडेक्स कम से कम 25,000 होगी। तभी बॉस ने कुछ ऐसा कहा जो शॉकिंग था। किंग आर्थर मेरा ब्रदर है, हम दोनों लेवेंट फैमिली से हैं। ओह, अब झांगी को समझ आया, इसलिए लांसलॉट उसे ले जाना चाहता था। जोकेर ने पूछा, क्या हम इसे वापस भेज दें? लेकिन झांगी ने मना किया। नहीं, ये हमारे देश की जमीन पर आया है। अगर मैं इसे वापस भेज दूं तो ये मेरी इंसल्ट होगी। बॉस डर गया, गिड़गिड़ाने लगा, भाई प्लीज मुझे मत मारो, मैं लॉयल रहूंगा। लेकिन झांगी सख्ती से बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने खुद ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्ट किया और जो केयर ऑफ अंकल यू को सर्जरी के लिए कहा। आधे दिन बाद बॉस एक वेजिटेबल बन चुका था, ब्रेन डेड लेकिन बॉडी जिंदा। अब इसका शरीर एक वेपन की तरह यूज होगा। जो केयर ने कहा, थोड़ी केयर और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से सब कंट्रोल में रहेगा। झांगी ने उसे शैडो स्पेस में भेज दिया। वो समझ चुका था कि बिना ब्रेन के वो दूसरी वर्ल्ड में नहीं जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल, सोर्स ऑफ गॉड किसे मिले? सब चाहते थे, लेकिन कोई नहीं बोला। सब जानते थे, सबसे डिजर्विंग लियांग यूए है। झांगी ने भी उसी को चूज किया क्योंकि वो ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब थी। लू कैरन को भी एक पीएस दिया। उसकी बनाई हुई वेपन्स और गैजेट्स सबके लिए क्रिटिकल थी। लू कैरन भावुक हो गई, भाई मैं इसे डिजर्व नहीं करती। झांगी बोला, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं, तुम भी आगे बढ़ो ताकि सबका बेनिफिट हो। लियांग यूए चुपचाप सोर्स लेकर चली गई। लू कैरेन उसे पकड़कर रोती रही। झांगी खिड़की से गिरती स्नो को देखता रहा। ब्लैक चैरियट बनने के बाद लाई की पावर धीरे धीरे उसमें मर्ज हो रही थी। जल्द ही उसकी स्ट्रेंथ 22,000 तक पहुंच जाएगी। लेकिन साथ ही स्ट्रेंस ड्रीम्स भी बढ़ते जा रहे थे, जैसे कोई करीबी कोई बहुत पुरानी स्टोरी सुना रहा हो। शेनियांग में एक डार्क प्लेस में एक मॉन्स्टर था। 2 लोग आए, एक मैन, एक वुमन। वुमन ने पूछा, नीचे की हलचल बढ़ रही है, हमारे पास कितना टाइम है? मॉन्स्टर बोला, बहुत कम, अब तुम्हारी जनरेशन की बारी है। कोई होप है बचने की? उसने पूछा। नहीं, मॉन्स्टर हंसते हुए बोला, हर जनरेशन ने ट्राई किया, सब फेल हो गए। जिससे तुम लड़ोगे वो अनइमेजिनेबल है। वुमन चुप हो गई, फिर पूछा, तुम्हारे सबसे पावरफुल गॉड? कगागो ने भी उसे नहीं देखा।